कहानी शुरू होती है। यार, एक पागलपन भरे भयानक दृश्य के साथ। एक डरावनी अंधेरी पुरानी खदान के अंदर जमीन जोर जोर से हिलती है। नीचे मजदूर चिल्लाने लगते हैं कि बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है। वे हर जगह भाग रहे हैं, एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं कि खदान सीधे उनके सिर पर धंसने वाली है। हर जगह दहशत का माहौल है और छत से चट्टानें गिर रही हैं। इस गड़बड़ी के बीच हम एक डरी हुई लड़की को लड़कों के पास से भागते हुए देखते हैं। जैसे ही वह एक के करीब पहुंचती है, भीषण आग भड़क उठती है। पूरी खदान गंदगी और मलबे के ढेर में बदल जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। फिर हम शहर के चौक की ओर बढ़ते हैं और यह और भी बदसूरत हो जाता है। हम उसी लड़की के आसपास भीड़ देखते हैं। गार्डों ने उसे बांध दिया और उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए दावा किया कि वह काला जादू करती है। उन्होंने सबके सामने घोषणा कर दी कि वह एक शापित डायन है। चौक पर भीड़ शुद्ध क्रोध के कारण जय जयकार करने लगती है। आप उनकी आंखों में नफरत देख सकते हैं, जो उसकी मौत की मांग कर रही हैं, साथ में कह रही हैं कि इस चुड़ैल को अभी मरने की जरूरत है। चिल्लाने से दूर कहीं और वीआईपी बालकनी में हम बोरिस को देखते हैं। वह एक लालची मोटा आदमी है जो शराब पी रहा है और कमांडर कार्टर के साथ बातचीत कर रहा है। वह उसे बताता है कि राजकुमार रोलैंड बहुत व्यस्त है और वह इस फांसी के लिए भी नहीं आएगा। बोरिस व्यंग्यपूर्वक कहते हैं कि राजकुमार शायद बिस्तर से भी नहीं उठेंगे। वह उल्लेख करता है कि राजकुमार सोचता है कि यह सीमावर्ती शहर पूरी तरह से चुड़ैलों से पीड़ित है और वह इस निराशाजनक कूड़ेदान के आसपास घूमने के बजाय ग्रे कैसल में वापस जाने के बारे में सोच रहा है। आगे हम राजकुमार के सहायक बरोव को हॉल में चलते हुए देखते हैं। वह नौकरानी टायर से टकराता है और पूछता है कि राजकुमार कहाँ है। वह फुसफुसाकर उसे बताती है कि वह अभी भी बेहोश है। बरोव के पास यह नहीं है। वह राजकुमार रोलैंड को पुकारते हुए कमरे में घुसता है। वह चुपचाप उसे जगाने की कोशिश कर रहा है और उसे बता रहा है कि बहुत देर हो चुकी है और हर कोई चौराहे पर उसके फैसले का इंतजार कर रहा है। हमारा हीरो पूरी तरह से हैरान और भ्रमित होकर अपनी आंखें खोलता है। हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से खोया हुआ चारों ओर देख रहा है। खुद से पूछ रहा है, मैं कहां हूं? मैं यहां तक कैसे पहुंचा? राजकुमार फैसला और फांसी शब्द सुनता है और पूरी तरह से अनभिज्ञ होता है। वह सोचता है कि वह सपना देख रहा है, लेकिन वह अपने हाथों को छूता है और महसूस करता है कि यह बहुत वास्तविक लगता है। यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं है। रोलैंड बारोव को देखता है और विदेशी यादें अचानक उसके दिमाग में उभर आती हैं। वह उसे बरोव कहकर पहचानता है। बरोव राजकुमार के व्यवहार से अजीब है, लेकिन वादा करता है कि वह उसका वफादार नौकर है। वह उसे फिर से याद दिलाता है कि यह फांसी का समय है और उन्हें भीड़ का सामना करना होगा। राजकुमार ने फैसला किया कि जब तक वह चीजों का पता नहीं लगा लेता, तब तक वह साथ ही खेलता रहेगा। हम उसे बरोव के बगल में भारी गति से चलते हुए देखते हैं। फिर भी वह इस आदमी के शरीर में होने के बावजूद लड़खड़ा रहा है। खुद से पूछ रहा है, वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ? जैसे ही राजकुमार बालकनी से टकराता है, भीड़ उग्र हो जाती है और ऐसे जयकार करने लगती है मानो वह उनका रक्षक हो। रोलैंड नीचे देखता है और उसकी नजर उस लड़की पर टिक जाती है जिसके गले में फंदा लगा हुआ है। वह अन्ना है, वह लड़की जिसे उन्होंने जादू के लिए फंसाया था। बरोव अभी आदेश की मांग करते हुए आगे बढ़ता है। रोलैंड ने हैरान होकर उससे पूछा, रुको, यह असहाय लड़की वही चुड़ैल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? बारो ने पुष्टि की कि यह वही है। ठीक उसी समय रोलैंड मन ही मन सोचता है कि कचरे का शिकार करने वाली इस पूरी चुड़ैल का कोई मतलब नहीं है। रोलैंड स्थिति से बचने की कोशिश करता है, कहता है कि वह बीमार है और इसे किसी और दिन के लिए टालना चाहता है। वह बारोव से भीड़ को हटाने के लिए कहता है, लेकिन कमांडर कार्टर तुरंत यह कहते हुए कूद पड़ता है कि यह कोई मजाक नहीं है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उसे अभी फांसी नहीं दी तो वह और अधिक चुड़ैलों को आकर्षित करेगी और पूरी आपदा का कारण बनेगी। रोलैंड कार्टर को देखता है और उसके दिमाग में डेटा चमकता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह लड़का उसका नाइट कैप्टन कार्टर लैनिस है। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि उसे इतना डरना नहीं चाहिए। वह आगे कहते हैं कि यदि अधिक चुड़ैलें सामने आती हैं तो यह वास्तव में बेहतर है, ताकि वे उन सभी को एक ही बार में खत्म कर सकें। कार्टर और बरोव एक दूसरे को देखते हैं। राजकुमार द्वारा एक 80 पूरा करने से पूरी तरह से चौंक जाते हैं। इस बीच भीड़ यह सोचकर बड़बड़ाने लगती है कि राजकुमार इस शापित चुड़ैल को क्यों नहीं मार देगा। हम घर के अंदर वापस आ गए, जहां रोलैंड अपनी नई स्थिति के चारों ओर अपना सिर लपेटे बैठा है। हम उसे अपने आसपास की हर चीज का विश्लेषण करते हुए देखते हैं।
उसे एहसास होता है कि वह अब एक पूरी तरह से गैर जिम्मेदार राजकुमार के शरीर में है, जो एक अति आदिम और अज्ञानी समाज के ठीक बीच में किसी बेकार अज्ञात भूमि में फंस गया है। रोलैंड जानता है कि यह युग मूलतः अंधकार युग है, जो भाई बहनों के बीच क्रूर सत्ता संघर्ष से भरा है। वह खुद से पूछना शुरू कर देता है कि इस सारी अराजकता और मूर्खता में वह क्या कर सकता है, और इस बिल्कुल नई दुनिया में उसकी असली जगह क्या है। तभी हमारा लड़का वास्तविकता का सामना करने और अपने भाग्य को स्वीकार करने का फैसला करता है। वह गर्व और साहसपूर्वक अपने आप से घोषणा करता है कि आज से वह अब अपना पुराना स्वरूप नहीं है। वह अब रोलैंड विंबलडन का राजकुमार है, जो खेल को पूरी तरह से बदल देगा। हम देखते हैं कि रोलैंड दर्पण में देख रहा है और खुद से कह रहा है कि चूंकि वह यहां है, उसे एक पूरी तरह से नई और अलग दुनिया बनाने के लिए विज्ञान और ज्ञान के हर एक औंस का उपयोग करना होगा। अचानक उसका सहायक बरोव अंदर आता है, उसे सलाम करता है और कहता है कि वह आ गया क्योंकि राजकुमार ने उसे बुलाया था। रोलैंड बहुत शांति से उसकी ओर देखता है और उसे बैठने के लिए कहता है ताकि वे कुछ महत्वपूर्ण बात कर सकें। बारो ने बात करना शुरू किया और आप उसके चेहरे पर घबराहट और भ्रम देख सकते हैं। उसने राजकुमार से पूछा कि उसने कल डायन की फांसी क्यों रोक दी और उसे चेतावनी दी कि यह पूरी चीज बेहद खतरनाक, अत्यावश्यक है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। रोलैंड बस उसे उदासीनता से देखता है और पूछता है, क्यों? इधर बरोव एक अजीब सिक्का या ताबीज निकालता है और राजकुमार के सामने गिरा देता है। वह बताते हैं कि उनके गार्ड ने पश्चिमी जंगल में चुड़ैलों को देखा और उन्हें यह सटीक ताबीज वहीं मिला। हम देखते हैं कि रोलैंड इसे पकड़ रहा है और बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। बरोव कहते रहते हैं कि यह ताबीज पवित्र पर्वत की राक्षसी आंख है, जो डायन सहयोग संघ का आधिकारिक लोगो है। रोलैंड पूछता है कि यह एसोसिएशन आखिर है क्या, और बारोव बताते हैं कि यह एक समूह है जो चुड़ैलों को एक साथ इकट्ठा करता है, जिसका लक्ष्य पौराणिक पवित्र पर्वत को खोजने के लिए उन सभी को एकजुट करना है। बरोव राजकुमार को यह भी बताता है कि किंवदंतियां कहती हैं कि चुड़ैलों को वहां शाश्वत शांति मिलेगी। इसलिए यह ग्रुप लगातार मासूम लड़कियों को डायन बनाने की कोशिश कर रहा है। वह यहां तक सोचता है कि पोर्ट ऑफ क्लियर वाटर पर बच्चों के लापता होने का कारण वे ही हैं। रोलैंड बिंदुओं को जोड़ना शुरू करता है और बारोव से पूछता है कि क्या उसे डर है कि यह समूह पकड़ी गई चुड़ैल का भंडाफोड़ करने के लिए आएगा। बरोव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये चुड़ैलें पूरी तरह से मनोरोगी हैं और सचमुच कुछ भी कर सकती हैं, ताकि वे अपने किसी को भी पीछे न छोड़ें। बारोव ने नाटक से बचने के लिए राजकुमार से फांसी के आदेश को यथाशीघ्र रद्द करने का आग्रह किया, यह समझाते हुए कि इन चुड़ैलों के पास भयानक शक्तियां हैं और राज्य के शूरवीरों को उनके खिलाफ कोई मौका भी नहीं मिल सकता है। रोलैंड एक सेकंड के लिए बाहर जाता है, फिर पूछता है, अगर वह इतनी मजबूत है तो आपने उसे कैसे पकड़ लिया? बरोव ने कहानी सुनाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले जब खदान ढह गई तो इस लड़की ने अपना असली रंग दिखाया और अपने जादू का इस्तेमाल किया। वह कहता है कि उसने नर्क की आग फैलाई, जिसने एक गरीब आदमी को इतनी बुरी तरह जला दिया कि उसका शरीर और सिर सचमुच मोम की तरह जमीन पर पिघल गए। इधर रोलैंड एक चौंकाने वाला निर्णय लेता है और उससे कहता है कि वह खुद उसे देखना चाहता है। बारोव इस अनुरोध से स्तब्ध है। उसने अविश्वास से उससे पूछा कि वह उससे कैसे मिल सकता है, लेकिन रोलैंड दृढ़ता से अपनी पसंद पर कायम है। प्रिंस रोलैंड पूछते हैं कि वे चुड़ैलों को फांसी पर क्यों लटकाते हैं, यह कहते हुए कि ऐसा आम तौर पर जलाकर किया जाता है। बरोव बताते हैं कि यह विशिष्ट लड़की आग से नहीं डरती है और इसका उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जैसे ही वे जेल में पहुंचते हैं और करीब आते हैं, कमांडर कार्टर राजकुमार को लापरवाही से काम करने से रोकने की कोशिश करता है। वह उसे चेतावनी देता है कि वह एक दुष्ट चुड़ैल है और उसने जो प्रतिशोध का देवता का लॉकेट पहना है वह उसे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। रोलैंड उसे एक पूर्ण बॉस की तरह देखता है और उससे कहता है कि जो व्यक्ति बुराई को हराना चाहता है उसे इसका डटकर सामना करना होगा। वह अपने कमांडर से कहता है कि न्याय को केवल कमजोरों को निशाना नहीं बनाना चाहिए और वास्तविक खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। असहाय महसूस करते हुए कार्टर चुप हो जाता है और उसके आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हो जाता है। फिर हम अंधेरी, ठंडी जेल की गलियों में चले गए। हम प्रिंस रोलैंड को कार्टर और बरोव के साथ गार्डों के बीच चलते हुए देखते हैं, जब तक कि वे लड़की अन्ना की कोठरी तक नहीं पहुंच जाते। एना के हाथ भारी लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं और वह पूरी तरह से थकी हुई लग रही हैं। रोलैंड ने कार्टर को शांत रहने और पीछे हटने के लिए कहा,
वह लड़की के पास जाता है, अपना परिचय देता है और उसे बताता है कि वह ग्रे कैसल साम्राज्य का चौथा राजकुमार है। राजकुमार उसका नाम पूछता है और वह जवाब देती है कि वह अन्ना है। रोलैंड दिलचस्पी दिखाता है और उससे अपनी कहानी बताने के लिए कहता है और बताता है कि उस दिन खदान में वास्तव में क्या हुआ था। हम अन्ना के चेहरे पर उदासी देखते हैं क्योंकि वह बताती है कि उसके पिता एक खनिक थे। जब खदान ढह गई तो वह उसे बचाने के लिए दौड़ी और उसे मलबे के नीचे फंसा हुआ पाया। ऐना बात करती रहती है और कहती है कि एक अन्य कार्यकर्ता ने अराजकता का इस्तेमाल करके उसके पिता के पैसे चुराने की कोशिश की। वह नकदी उनकी पूरी जिंदगी की बचत थी जिसकी उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरत थी। ऐना राजकुमार को बताती है कि जब उसने चोर को उसके पिता को कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देते देखा तो वह हार गई और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसे मार डाला। रोलैंड उससे पूछता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। ऐना का कहना है कि किसी ने उस पर छींटाकशी की। तभी बारोव बीच में आता है और राजकुमार को बताता है कि जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया और उसे अपमानित किया वह उसका अपना पिता था। रोलैंड पूरी तरह से हैरान है कि यह कितना गड़बड़ है, लेकिन बारोव बताते हैं कि यह शुद्ध लालच था, क्योंकि जो कोई भी चुड़ैल बन जाता है उसे 25 सोने के सिक्के का इनाम मिलता है। चूंकि पिता अपंग थे, इसलिए वह नकदी उन्हें आसान जीवन की गारंटी देती थी। रोलैंड पीछे मुड़कर ऐना की ओर देखता है और पूछता है कि उसके जैसी छोटी लड़की एक वयस्क आदमी को मारने में कैसे कामयाब रही। ऐना ने कड़वाहट के साथ उसे बताया कि वह जिसे काला जादू कहती है उसका प्रयोग करती थी। प्रिंस रोलैंड ने उससे यह जादू दिखाने के लिए कहा। कार्टर और बरोव घबरा गए। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि उसकी गर्दन पर लॉकेट उसकी शक्तियों को सील कर रहा है और उसे मुक्त करना पूरी तरह से आपदा होगी। ऐना राजकुमार की ओर देखती है और उसे बताती है कि उसकी जिज्ञासा उसे मार सकती है। रोलैंड ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसे बताया कि अगर वह वास्तव में एक राक्षस होती तो उसके पिता अब भी मरे होते, वह नहीं। रोलैंड अन्ना के और भी करीब आ जाता है। हम उसे उसके गले से चेन पकड़ते हुए देखते हैं और हर किसी को बता रहे हैं कि वह सच्चाई जानना चाहता है। क्या वह एक निर्दोष पीड़िता है या कोई राक्षस जो अपने दिल की बात कहकर अभिनय कर रही है? इस समय हम देखते हैं कि रोलैंड जादुई लॉकेट को खींच रहा है और ऐना अपने शरीर से भारी आग की लपटें निकालने लगती है। आग कोठरी में भर जाती है और बरोव और कार्टर बिल्कुल भयभीत होकर राजकुमार को खींचकर ले जाने की कोशिश करते हैं। कार्टर राजकुमार पर चिल्लाता है कि उन्हें भागना होगा, लेकिन रोलैंड अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हम उसे आग की ओर इशारा करते हुए देखते हैं जो उसे जला नहीं रही है या उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही है। रोलैंड ने उन्हें समझाया कि ऐना पूरी तरह से आग पर काबू पा रही है और उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है। हम देखते हैं कि अन्ना आग के ठीक बीच में भयानक रूप से शांत खड़ी है। ऐना राजकुमार की ओर देखती है, निराशा से उससे कहती है कि उसकी जिज्ञासा अब संतुष्ट होनी चाहिए और उससे उसकी पीड़ा समाप्त करने और उसे वहीं मार डालने की विनती करती है। प्रिंस रोलैंड उसकी ओर बढ़ता है, आत्मविश्वास से उसे बताता है कि वह उसे नहीं मारेगा और वह वास्तव में चाहता है कि वह उसके लिए काम करे। आगे हम अपने लड़के रोलैंड को बिल्कुल अलग दुनिया से आए विचारों में डूबे हुए देखते हैं। वह भौतिकी के नियमों, विशेष रूप से ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में सोच रहा है। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में चुड़ैलें इन सभी नियमों को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। वे वस्तुतः शून्य सीमा के साथ पतली हवा से ऊर्जा बना सकते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि डायन शक्ति इस आदिम दुनिया को उलटने का सबसे तेज तरीका है। अपने विचारों के ठीक बीच में उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। उनका सहायक बरोव अंदर आता है, उन्हें सलाम करता है और कहता है, सुप्रभात महामहिम। रोलैंड बारोव की ओर देखकर पूछता है कि क्या उसने उसे दिए गए कार्य का ध्यान रखा है। बारोव ने सब कुछ पुख्ता होने की पुष्टि करते हुए कहा कि डायन को फांसी ठीक दोपहर के समय दी गई। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक दिया था, इसलिए भीड़ में से किसी को भी ध्यान नहीं आया कि वह असली चुड़ैल नहीं है। रोलैंड नतीजों से बहुत प्रभावित है और उसे एकदम सही बता रहा है। फिर उन्होंने तुरंत बरोव से कुछ अत्यधिक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा। राजकुमार ने उससे कहा कि उसे पिछले 10 वर्षों में सभी व्यापार सौदों, करों और निश्चित शहर के खर्चों का सारांश चाहिए। बारो वहां स्तब्ध खड़ा होकर राजकुमार से पूछ रहा है कि उसे इस सारे डेटा की क्या आवश्यकता है। रोलैंड ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा कि वह अभी कोई प्रश्न नहीं चाहता है, उसे बस काम तेजी से पूरा करने की जरूरत है। अचानक बरोव का चेहरा खुशी से चमक उठा।
और उसने राजकुमार को बताया कि वह आखिरकार सिंहासन के लिए अपने पिता के आदेश को गंभीरता से ले रहा है। रोलैंड अपने भाई बहनों और उनके पिता द्वारा उन्हें दिए गए मिशन के बारे में सोचने लगता है। हमें पता चला कि उसके भाई गेराल्ड को कोल्डविन रिज एक भारी सैन्य अड्डे के रूप में मिला था। उनके भाई टिमोथी वेलेंसिया चला रहे हैं, जो मूल रूप से राज्य का आर्थिक केंद्र है। उनकी बहन गार्सिया क्लियर वाटर के प्रमुख व्यापार बंदरगाह को नियंत्रित करती है, जबकि उनकी दूसरी बहन टिली परम सांस्कृतिक केंद्र सिल्वर सिटी चलाती है। और बदले में हमारे लड़के को इस परित्यक्त सीमावर्ती शहर में फेंक दिया गया। रोलैंड ने सीधे बारोव से इस युद्ध को जीतने की उसकी वास्तविक संभावनाओं के बारे में पूछा। बारोव पूरी तरह से ईमानदार हैं और समझाते हैं कि उनके भाई बहनों के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फायदे हैं। उनकी तुलना में इस सीमावर्ती शहर में कोई वास्तविक सफलता हासिल करना बेहद कठिन है। वह इस कड़वी सच्चाई को भी खारिज कर देता है कि राजकुमार के पिछले व्यवहार और रईसों के बीच बेकार प्रतिष्ठा ने उसे इस दौड़ में कोई बढ़त नहीं दी है। लेकिन रोलैंड 2 कदम आगे की सोच रहा है। उस सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए एक बड़े दिमाग की योजना बना रहा है। इसके बाद हम कमांडर कार्टर को बारोव की प्रतीक्षा करते हुए महल के गलियारे में पहुंचे। उसने उससे पूछा कि राजकुमार ने वास्तव में क्या कहा। बारोव पूरी तरह से जोन से बाहर चला जाता है, इसलिए कार्टर उसे चेतावनी देता है कि यह पूरी डायन स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ है। फिर हम बगीचे में चले गए, जहां हमने अन्ना को चुपचाप ठिठुरते हुए देखा। बारोव एक कागज लेकर उसके पास आता है और उसे बताता है कि यह सिर्फ एक रोजगार अनुबंध या समझौता है। वह समझाता है कि एक बार जब वह अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर देगी तो उसके और राजकुमार के बीच पूरी तरह से समान कामकाजी संबंध होंगे। अन्ना समानता शब्द से बेहद भ्रमित है। बारोव बात करती रहती है और उसे बताती है कि राजकुमार ने विशेष रूप से इस भाग पर जोर दिया था। तभी रोलैंड अन्ना को बुलाता हुआ और पूरी कक्षा के साथ बगीचे में चलता हुआ दिखाई देता है। रोलैंड उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वह कल रात अच्छी तरह सोई थी। वह शर्माते हुए जवाब देती है कि वह ठीक है। राजकुमार उसे बताता है कि वह वास्तव में चाहता है कि वह जो कुछ भी झेल चुकी है उसके बाद वह अधिक समय तक आराम कर सके, लेकिन समय बहुत कम है, और बाद में उसे पूरा करने का वादा करता है। जब वे विशाल बगीचे में टहल रहे थे तो ऐना उसे पूरी तरह से भ्रमित होकर देख रही थी। वह राजकुमार से पूछना शुरू कर देती है कि उसने उसे क्यों बचाया, यह सोचकर कि उसने उस लड़के को मार डाला और उसे दंडित किया जाना चाहिए। रोलैंड बताती है कि उसने खदान में जो किया वह शुद्ध आत्मरक्षा थी, और वस्तुतः उसके स्थान पर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा के लिए ठीक वैसा ही काम करेगा। एना ने निराशाजनक उत्तर देते हुए कहा कि भले ही वह उसे माफ कर दे, फिर भी वह एक डायन है। रोलैंड एक झाड़ी के पास जाता है, एक सुंदर फूल चुनता है और उसे सौंप देता है। हम देखते हैं कि एना इसकी प्रशंसा कर रही है कि यह कितना सुंदर है, लेकिन अचानक रोलैंड उसे गंभीर आवाज में बताता है कि यह फूल अत्यधिक जहरीला है। एना घबरा जाती है और तुरंत उसे गिरा देती है। तभी रोलैंड ने फटकारना शुरू कर दिया। उसे बताया कि वह बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था और समझा रहा था कि सचमुच हर कोई जानता है कि यह फूल बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। वह अपनी बात मनवाना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि फूल का मूल भाग कभी नहीं बदलता। एकमात्र चीज जो बदल गई वह यह थी कि उसने जो कहा उसके आधार पर उसका दृष्टिकोण बदल गया। वह बताते हैं कि ठीक यही तर्क चुड़ैलों पर भी लागू होता है। उनके दृष्टिकोण से उसकी शक्ति इस फूल की तरह ही है, प्रकृति का एक उत्पाद, स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं। लेकिन वह उसे बताती है कि उसकी शक्ति वास्तव में भयानक है और जो कोई भी करीब आता है उसे मार सकता है। वह स्वीकार करती है कि चर्च सही है और चुड़ैलें वस्तुतः बुराई का अवतार हैं। अंततः उससे विनती करती है कि वह उसे मार डाले और इससे छुटकारा पा ले। लेकिन रोलैंड बस उसकी ओर देखकर कहता है कि अगर वह सचमुच मरना चाहती है तो यह उसका अधिकार है। लेकिन वह स्पष्ट करते हैं कि मरना कोई समाधान नहीं है, यह तो बस भाग रहा है। इसके बाद रोलैंड ने उसे दूसरा विकल्प दिया और उससे एक बिल्कुल नई दुनिया बनाने में मदद करने के लिए कहा, जहां चुड़ैलें बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से रह सकें। एक ऐसी दुनिया जहां उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में छिपने या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होगी। एक ऐसी दुनिया जहां वे लोगों की मदद करने और इस दुनिया के दर्द को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ऐना रोने लगती है और राजकुमार से कहती है कि वह बस स्कूल वापस जाना चाहती है, अपने सहपाठियों के साथ पढ़ना चाहती है और खेतों में गाना चाहती है। वह बताती है कि उसका अंतिम सपना मिस्टर कार्ल की तरह एक शिक्षक बनना, बच्चों के साथ घूमना और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना है। वह अत्यधिक आशा भरी आवाज में राजकुमार से पूछती है कि क्या यह सपना वास्तव में सच हो सकता है।
रोलैंड शुद्ध आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में गहराई से देखता है और कहता है, बिल्कुल। वह उससे कहता है कि जब तक वे साथ काम करेंगे, ऐसा होता रहेगा। आगे हम राजकुमार रोलैंड को, डायन अन्ना को उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने का तरीका सिखाते हुए देखते हैं। वह समझाता है कि रडार से पूरी तरह दूर रहने के लिए उसे इसी स्थान पर प्रशिक्षण लेना होगा। वह उसे बताता है कि उसका मुख्य लक्ष्य अभी उसके जादू के हर एक विवरण पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, चाहे वह सटीक तापमान हो या उसकी लपटों की सरासर शक्ति। वह उसे प्रशिक्षण के दौरान अत्यधिक सावधान रहने की चेतावनी भी देता है, ताकि वह गलती से दोबारा अपने कपड़े न जला दे या आसपास की किसी चीज में आग न लगा दे। उसके ठीक बाद हम रोलांड को अपने कार्यालय में आराम करते हुए देखते हैं। वह पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने पूरी रात उन रिपोर्टों का अध्ययन किया था। उसका सहायक बरोव गंभीर चिंता के साथ राजकुमार की ओर देखते हुए आता है और उसे बताता है कि वह पूरी रात जागने से बहुत थक गया होगा। रोलैंड ने बरोव के साथ जो कुछ खोजा था, उसे तोड़ना शुरू कर देता है। वह उसे बताता है कि उसने पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ी थी और उसे एहसास हुआ कि इस सीमावर्ती शहर में खनन ही एकमात्र सार्थक उद्योग है। हम उसे कागजात पलटते हुए बताते हैं कि वे भारी मात्रा में चट्टानों, अयस्कों और रत्नों की खुदाई कर रहे हैं। लेकिन बारोव पर रोलैंड द्वारा छोड़े गए बड़े पैमाने पर साजिश यह है कि वित्तीय रिपोर्ट से पता चलता है कि शहर की वार्षिक आय वस्तुतः शून्य है। रोलैंड बताते हैं कि मुनाफा बमुश्किल परिचालन लागत को कवर करता है। इससे भी अजीब बात यह है कि नागरिकों के जीवन या उनके करों पर कोई डेटा नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीमावर्ती शहर में खेती बिल्कुल शून्य है। रोलैंड ने बारोव से अतीत में ढिलाई बरतने के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि वह विलासिता और पार्टी के जीवन में डूब रहा था, जबकि उसे सभी भारी काम करने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन उसने उससे वादा किया कि आज से उसने भागना बंद कर दिया है। वह सच्चा नेता होगा। वह बरोव से उसके साथ रहने और उसकी मदद करने के लिए कहता है। बरोव अत्यधिक उत्साहित हो जाता है, अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता है और जो कुछ भी करना होगा वह करने का वादा करता है। फिर वह राजकुमार को बोरिस के कारण पैदा हुए बड़े पैमाने पर खाद्य संकट की कठोर वास्तविकता से अवगत कराता है। रोलैंड व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने वास्तव में सोचा था कि बोरिस एक सभ्य व्यक्ति था। उसका अनुमान है कि वह निश्चित रूप से नमकीन है, क्योंकि रोलैंड ने उससे शहर ले लिया था। लेकिन तार्किक रूप से सोचते हुए रोलैंड का कहना है कि चूंकि सीमावर्ती शहर बोरिस का था, इसलिए यह उचित था कि वह उचित मूल्य पर अयस्कों को बेचने की कोशिश करेगा। इसके बाद बरोव राजकुमार पर कड़वी सच्चाई छोड़ देता है। वह बताते हैं कि बोरिस और सभी रईस जिन्होंने पहले इस शहर पर शासन किया था, वास्तव में लोंगसोंग गढ़ में उनकी संपत्ति थी। उनके सभी वास्तविक हित वहीं हैं। इस वजह से उनका इस सीमावर्ती शहर को उन्नत करने का कभी कोई इरादा नहीं था। वे बस अपने आप को पर्यवेक्षकों की तरह मानते थे, यहां आकर अयस्कों का खनन करते थे और लाभ में से कुछ के लिए उन्हें लोंगसोंग में अपने मालिकों के पास भेज देते थे। रोलैंड तुरंत बॉस की चाल चलता है और बारोव से कहता है, यह पूरा मजाक अभी समाप्त होता है। वह उसे लोंगसोंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ सभी व्यापार संचालन तुरंत बंद करने का आदेश देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वे वास्तविक व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, यह समझाते हुए कि जहाज के लिए तैयार सभी अयस्कों को कड़ी नकदी के लिए सीधे सोल सिटी में बेचा जाएगा, ताकि वे अंततः अपनी जरूरत का अनाज और भोजन खरीद सकें। बारोव अत्यधिक चिंतित है कि सोल सिटी इतनी बड़ी रकम खरीदने से इनकार कर सकता है, लेकिन रोलैंड ने उसे एक शानदार साजिश का झटका दिया। वह उससे कहता है कि वह इसे बाजार मूल्य से आधी कीमत पर उन्हें बेचेगा। वह बताते हैं कि यह बेतहाशा लाभ मार्जिन उन्हें तुरंत सहमत कर देगा, जिससे शहर को तुरंत भारी नकदी प्रवाह मिलेगा और उन्हें बाजार पर हावी होने का मौका मिलेगा। रोलैंड अपने दिमाग में पूरी स्थिति का विश्लेषण करता है। अंततः सर्दियों में भी राक्षस समस्या का समाधान ढूंढता है। उसे एहसास होता है कि वास्तव में बसने, अपना राज्य बनाने और सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसे इस राक्षसी मुद्दे को इसकी मूल जड़ों से हल करना होगा। वह बारोव को कमांडर कार्टर को बुलाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि कार्टर 3 लोगों के साथ अंदर आता है और राजकुमार को बताता है कि ये लोग यहीं शहर में राक्षसों के महीनों के पूरे 5 सीजन तक जीवित रहे। कार्टर बताते हैं कि उनमें से 2 गश्ती कप्तान हैं जो चेतावनी बीकन के प्रभारी थे, जबकि तीसरा व्यक्ति एक बदमाश शिकारी है जो वास्तव में अपने दम पर 2 राक्षसों को मारने में कामयाब रहा। रोलैंड ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है।
एक भयभीत स्काउट ने बताया कि जैसे ही उन्हें जंगल से बाहर रेंगते हुए राक्षस दिखाई देते हैं, वे तुरंत बीकन जलाते हैं और नावों पर सीधे लोंगसोंग गढ़ की ओर भाग जाते हैं। रोलैंड पूछता है कि क्या नदी सुरक्षित है। स्काउट बताता है कि नदी गहरी है और धारा बहुत तेज है और उसने कभी एक भी राक्षस को नदी पार करते नहीं देखा है। स्काउट रोलैंड को कड़वाहट के साथ बताता रहा कि ये महीने आमतौर पर 2 से 3 महीने तक चलते हैं और वसंत तक बर्फ नहीं पिघलती है। वह 2 साल पहले की एक क्रूर त्रासदी को साझा करता है जब सीजन पूरे 4 महीने तक चला था, जिसके कारण कई लोग भूख से मर गए थे। रोलैंड आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछ रहा है, क्या आप लोग लॉन्गसोंग के गढ़ के अंदर नहीं थे? स्काउट कठोरता से समझाता है कि लॉन्गसोंग केवल वितरित अयस्कों के बदले में भोजन देता है। एक बार जब अयस्क खत्म हो गए और राक्षसों ने उन्हें खदानों में लौटने से रोक दिया, तो रईस मदद के लिए एक भी उंगली उठाए बिना वहीं खड़े होकर उन्हें भूख से मरते हुए देख रहे थे। रोलैंड अपना ध्यान शिकारी की ओर लगाता है और उसके द्वारा मारे गए राक्षसों के बारे में पूछता है। शिकारी ने उसे बताया कि उसने एक भेड़िया और एक जंगली सुअर को मार गिराया है। वह बताते हैं कि ये जानवर मूल रूप से सिर्फ सामान्य जानवर हैं, लेकिन भ्रष्ट कोहरा उनकी मौलिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, जिससे वे पूरी तरह से बुरे सपने में बदल जाते हैं। शिकारी समझाता है कि सुअर की त्वचा इतनी सख्त हो जाती है कि तीर भी इसे छेद नहीं पाते हैं और भेड़िए इतने तेज हो जाते हैं कि उन्हें विशेष जाल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि लॉन्गसोंग गढ़ की दीवारें वास्तव में उन्हें रोक सकती हैं। रोलैंड ने देखा कि शिकारी की विशेषताएं कुछ अलग दिख रही हैं, इसलिए उसने कार्टर से उसके बारे में पूछा। कार्टर का कहना है कि वह सैंड नेशन से निर्वासित है। रोलैंड शिकारी को पूरे सम्मान के साथ देखता है और उससे कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि वह कहां से आया है। जब तक वह इस सीमावर्ती शहर में है, वह अपने लोगों में से एक है। वह उससे अपना सिर ऊंचा रखने और गर्व के साथ अपना नाम लेने के लिए कहता है। शिकारी सीधे राजकुमार की ओर देखता है और उसे अपना नाम आयरन एक्स बताता है। रोलैंड ने उसे उसकी बहादुरी के लिए एक बड़ा इनाम देने का वादा किया। उसे और स्काउट्स को 10-10 चांदी के सिक्के दिए और उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया। उसके बाद रोलैंड कार्टर को पकड़ लेता है और वे पूरे शहर को देखने वाली एक चट्टान के किनारे पर चले जाते हैं। रोलैंड ने कार्टर से खदान और नदी के बीच की दूरी के बारे में पूछा। कार्टर ने उसे बताया कि यह लगभग 2000 फीट है। कार्टर को यह आभास होने लगता है कि राजकुमार पूरी तरह से कुछ पागलपन के बारे में सोच रहा है। उसने उससे सीधे पूछा, क्या आप वास्तव में यहां सर्दियां बिताने की योजना बना रहे हैं? रोलैंड दृढ़ता से उसकी ओर देखता है और घोषणा करता है कि वह सर्दियों में सभी 2000 नागरिकों के साथ इस सीमावर्ती शहर में रुकेगा और उसके पास पहले से ही एक मास्टर प्लान है। वह अपने सामने विशाल खुली भूमि को देखता है और कार्टर से कहता है कि वे एक बड़ी दीवार बनाकर इस शहर की रक्षा करने जा रहे हैं, जिसे कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता है। आगे हम बारोव की आवाज को राजकुमार रोलैंड विंबलडन के अतीत के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। वह हमें बताता है कि भूरे महल में राजकुमार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बेकार थी। वह वास्तविक कुलीनों की तरह अभिनय करने से मीलों दूर एक आलसी, पूरी तरह से गड़बड़ जीवन शैली में डूब रहा था। बारोव यह भी बताते हैं कि उनके और उनके भाई बहनों के बीच एक असंभव अंतर है, जो सचमुच उनसे प्रकाश वर्ष आगे थे। बारोव यह स्वीकार करते रहे कि यदि राजा ने इस युद्ध के बाद उन्हें वित्त मंत्री का पद देने का वादा नहीं किया होता, तो वह अपने जैसे पूरी तरह से हारे हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए इस पूर्ण डंप पर आने के लिए कभी सहमत नहीं होते। लेकिन अचानक उनका लहजा बदल जाता है। हम देखते हैं कि बारोव रोलांड के व्यक्तित्व में कुल 180 से पूरी तरह से अचंभित है। हमें बता रहा है कि यह व्यापक परिवर्तन ठीक उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन रोलांड ने डायन अन्ना को बचाया था। बारोव स्वीकार करते हैं कि पहले तो उन्हें लगा कि राजकुमार सिर्फ बकवास कर रहा है और बकवास कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसे पूरी रात काम करते, वित्त का अध्ययन करते और सिल्क रोड जैसी प्रतिभाशाली व्यापार रणनीतियों की योजना बनाते देखा, तो उन्हें पता चला कि इसका पुराने लापरवाह राजकुमार से कोई लेना देना नहीं है। रोलैंड ने सीमावर्ती शहर को उन्नत करने के लिए एक विशाल दीर्घकालिक योजना बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन बारोव ने घबराते हुए उसे चेतावनी दी है कि अगर वे इस सर्दी में आने वाले राक्षसों के महीनों से बच नहीं सकते हैं, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि राजकुमार केवल 3 महीनों में 2000 फुट की विशाल दीवार बनाना चाहता है, जो बारोव की नजर में सचमुच असंभव है। फिर हम सीधे निर्माण स्थल पर पहुंचे। हम देखते हैं कि रोलैंड मजदूरों को नॉर्थ माउंटेन माइन से चूना पत्थर और मिट्टी निकालने का आदेश दे रहा है। वह उनसे कहता है कि उन्हें पत्थर को तोड़ना है, उसे मिट्टी में मिलाना है और उसे पूरी जमीन पर फैलाना है।
इसके बाद हम एना को अंदर आते हुए देखते हैं। रोलैंड उसे अपने जादू का उपयोग करके इस मिश्रण को अत्यधिक उच्च गर्मी के साथ विस्फोट करने के लिए कहता है। इसके ठीक बाद वह कमांडर कार्टर को जले हुए बैच में जिप्सम पाउडर का एक विशिष्ट अनुपात मिलाने का आदेश देता है। कार्टर पूरी तरह से भ्रमित होकर राजकुमार की ओर देखता है और पूछता है कि आखिर वह क्या कर रहा है। रोलैंड बस मुस्कुराता है, उसे बताता है कि यह बिल्कुल नया रसायन शास्त्र नुस्खा है। वह गर्व से अन्ना को बताता है कि वह उसे विज्ञान का जादू दिखाने वाला है। रोलैंड ने कार्टर को आदेश दिया कि वह इस पाउडर को पानी के साथ मिलाएं और इसे पत्थरों के बीच की खाली जगहों में डालें, और उससे वादा किया कि कल तक ये पत्थर एक चट्टानी ठोस दीवार में बदल जाएंगे जिसे कोई भी कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। एना राजकुमार को पूरी प्रशंसा के साथ देखती है, उसे बताती है कि वह जो कुछ भी कहता है उस पर वह सचमुच विश्वास करती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कार्टर अपनी पूरी ताकत से दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तब जाकर पता चलता है कि वह वास्तव में लोहे की तरह सख्त हो गई है। हम देखते हैं कि वह पूरी तरह आश्चर्यचकित होकर राजकुमार से कह रहा है कि यदि वे इस सामान का उपयोग करते हैं तो वे केवल 5 वर्षों में पूरे राज्य के चारों ओर एक दीवार बना सकते हैं। रोलैंड शुद्ध क्लास के साथ जवाब देता है और समझाता है कि अभी और भी महत्वपूर्ण चीजें बनानी हैं। वह एक अविश्वसनीय रूप से ठंडी रेखा छोड़ते हुए कहता है कि वह गरीबों और बेघरों को आराम देने और उन्हें बारिश और ठंड से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर उचित घर बनाना चाहता है। रोलैंड ने कार्टर को बताया कि इस पाउडर को सीमेंट कहा जाता है और उसे 3 महीने में दीवार को खत्म करने का प्रभारी बना दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद हम रोलैंड को दीवार के सामने बेहद निराश खड़े हुए देखते हैं। उन्होंने कार्टर से कहा कि प्रगति बहुत धीमी है, दीवार भयानक दिखती है और यह पहले तूफान में ही ढह सकती है। बरोव ने राजकुमार को याद दिलाया कि कार्टर एक नाइट कमांडर है, इंजीनियर नहीं। इतनी लंबी दीवार बनाने के लिए एक विशेषज्ञ वास्तुकार की आवश्यकता होती है। वह उससे कहता है कि उन्हें पेशेवर बिल्डरों और श्रमिकों की सख्त जरूरत है। रोलैंड तुरंत एक बॉस कदम उठाता है और बरोव को आसपास के सभी शहरों में नौकरी के विज्ञापन पोस्ट करने का आदेश देता है। हम देखते हैं कि शहर के चौक पर बेतहाशा वेतन देने वाला विज्ञापन लगा हुआ है। फिर हमने कार्ल वॉन बेट नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया जो शहर का एक साधारण शिक्षक था। हम उसे नाना नाम की एक छोटी लड़की के साथ बैठे हुए देखते हैं जो भयभीत होकर उससे कहती है कि वह भी एक चुड़ैल बन गई है। कार्ल ने उसे शांत करने की कोशिश की और राजकुमार के विज्ञापन को पढ़ने के ठीक बाद उसने श्रमिकों, बिल्डरों और प्रतिमाह एक सोने के सिक्के के लिए एक साइट प्रबंधक की तलाश की। हमने देखा कि वह अपना निर्णय लेता है और सीधे राजकुमार से मिलने चला जाता है। बरोव ने राजकुमार को बताया कि एक शिक्षक ने नौकरी के लिए आवेदन किया था और दावा किया था कि उसने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं पर काम किया है। रोलैंड उसे अंदर आने देता है और हम देखते हैं कि कार्ल अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसने ग्रे कैसल में रखरखाव, महलों के निर्माण और सार्वजनिक भवनों के नवीनीकरण पर काम किया है। बरोव को अत्यधिक संदेह हो जाता है कि वह राजकुमार को बताता है कि वे परियोजनाएं बिल्डर्स गिल्ड की थीं, जिनके सभी सदस्यों को थिएटर ढहने की आपदा के बाद मार डाला गया था। कार्ल ने ईमानदारी से जवाब देते हुए बताया कि पतन इसलिए हुआ क्योंकि गिल्ड नेता भ्रष्ट था। उसने रिश्वत ली और पत्थरों को कमजोर पत्थरों से बदल दिया। उसका कहना है कि वह फांसी से बच गया और इस सीमावर्ती शहर में छिपने के लिए आ गया। रोलैंड उसे माफ करने और उसे अपनी परिषद के लिए मुख्य निर्माता के रूप में नियुक्त करने के निर्णय को पूरी तरह से समझता है। उसने कार्ल को समझाया कि वह 2000 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची दीवार बनाना चाहता है। कार्ल पेशेवर रूप से गणित चलाता है, उसे बताता है कि दीवार को स्थिर बनाने के लिए उन्हें पहले खाइयां खोदने की जरूरत है और उसे चेतावनी दी कि उनके मौजूदा संसाधनों के साथ इसमें पूरे 3 साल लगेंगे। रोलैंड ने उसे काट दिया और घोषणा की कि राक्षसों से उनकी रक्षा के लिए इस दीवार को सर्दियों से पहले समाप्त किया जाना चाहिए। कार्ल दीवार की ऊंचाई और चौड़ाई कम करके बैकअप योजनाएं खोजने की कोशिश में पूरी तरह से हैरान है। वह राजकुमार से कहता है कि यदि वे ऐसा करते हैं तो वे 1.5 महीने में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि उन्हें भारी मात्रा में नक्काशीदार पत्थर की आवश्यकता है, जिसे समय पर तैयार करना असंभव है। रोलैंड ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कार्ल को बताया कि यदि सामग्री ही एकमात्र मुद्दा है तो यह बहुत आसान होने वाला है। वह उसे बताता है कि वह उसके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य लेकर आया है। हम उन्हें एक साथ चलते हुए देखते हैं क्योंकि रोलैंड वास्तव में यह बताने वाला है कि कैसे वह सीमेंट और अन्ना के जादू का उपयोग करके इन पत्थरों को अत्यधिक गति से बड़े पैमाने पर तैयार करेगा। हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट कार्ल रोलैंड के नतीजों से पूरी तरह स्तब्ध होकर खड़ा है। प्रिंस रोलैंड ने गर्व से उसे बताया कि वह जो देख रहा है वह बिल्कुल वैसा ही चमत्कार है
जो उसके राज्य का निर्माण करेगा। कार्ल ने अपने हाथों से दीवार को छूना शुरू कर दिया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पत्थर सचमुच एक ठोस खंड में जुड़ गए हैं, जिन्हें तोड़ना असंभव है। रोलैंड बताते हैं कि इस सामग्री ने उन्हें पत्थरों को चमकाने और तराशने के वर्षों के प्रयास से बचा लिया, जिससे उन्हें पता चला कि वस्तुतः किसी भी आकार की कोई भी चट्टान तब तक काम करेगी जब तक उनके पास यह मिश्रण है। कार्ल ने अपने दिमाग में गणित चलाना शुरू कर दिया और राजकुमार से कहा कि यदि वे उबाऊ नक्काशी चरण को छोड़ सकते हैं तो उनकी इमारत की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। फिर रोलैंड ने उससे पूछा कि क्या यह परियोजना वास्तव में केवल 3 महीनों में पूरी की जा सकती है। कार्ल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हुए कहा कि इस सामग्री के लिए धन्यवाद, यह पूरी तरह से संभव है। कार्ल इस जादुई चीज का नाम पूछता है। रोलैंड ने उसे बताया कि इसे सीमेंट कहा जाता है। हम देखते हैं कि कार्ल विस्मय से नाम दोहराते हुए कहता है कि वह इसे कभी नहीं भूलेगा। वह राजकुमार से कहता है कि वह इस बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता कि रसायन विज्ञान ने इतनी सुंदर और मजबूत चीज कैसे बनाई। रोलैंड मुस्कुराता है, उसे बाद में एक विस्तृत कैटलॉग या अनुदेश पुस्तिका लिखने का वादा करता है और उससे कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो बस अपने सहायक बरोव को फोन करें। उस पल में कार्ल एक गहरी सांस लेता है और राजकुमार को बताता है कि उसका एक विशेष अनुरोध या एहसान है। अचानक हमने अन्ना को कमरे में चलते हुए देखा। जैसे ही वे आंखें बंद करते हैं, उनके दोनों चेहरों पर गहरा सदमा लगता है। कार्ल ने पूरे अविश्वास के साथ अन्ना का नाम पुकारा और अन्ना ने पूरी तरह आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया। रोलैंड ने शांति से आगे बढ़ते हुए एना से पूछा कि क्या यही वह शिक्षिका है जिसके बारे में उसने उसे बताया था। एना ने इसकी पुष्टि करते हुए उसे बताया कि सीमावर्ती शहर के अधिकांश बच्चों ने उससे सीखा है और वह वास्तव में एक महान व्यक्ति है। कार्ल अत्यधिक विनम्र होकर समझाता है कि वह सिर्फ एक लड़का है जो बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाता है। हम देखते हैं कि वह अन्ना को अत्यधिक भावुकता से देख रहा है और उसे बता रहा है कि उसने ईमानदारी से सोचा था कि वह मर गई है और इस पूरे समय उसे बुरे सपने आते रहे हैं। वह उसे बताता है कि अभी उसे जीवित देखकर उसे अवर्णनीय राहत महसूस हो रही है। कार्ल सचमुच राजकुमार के चरणों में गिर जाता है और उसकी दया और उदारता के लिए उसे धन्यवाद देता है। लेकिन रोलैंड ने उसे यह समझाते हुए उठने के लिए कहा कि उसके दृष्टिकोण से चुड़ैलें दुष्ट प्राणी नहीं हैं और जब निर्दोष लोगों को मारने की बात आती है तो वह कभी भी अधिकारियों की बात नहीं मानेगा। सुरक्षा की एक अजीब भावना महसूस करते हुए कार्ल ने राजकुमार पर एक बड़ा रहस्य छोड़ने का फैसला किया। वह बताता है कि यहां सीमावर्ती शहर में वास्तव में एक दूसरी चुड़ैल है। यह खबर अन्ना पर एक ट्रक की तरह आघात करती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि छोटी बच्ची नाना भी जादू के जाल में फंस गई। कमांडर कार्टर और बारोव एक दूसरे से घबराए हुए दिखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इस तरह के एक छोटे से गांव में 2 चुड़ैलों के होने से चर्च द्वारा एक भयानक शुद्धिकरण अभियान शुरू हो सकता है। कार्ल बात करता रहता है, राजकुमार से नाना पर दया दिखाने की विनती करता है क्योंकि वह अभी भी छोटी और मासूम है। वह उससे कहता है कि अन्ना बहुत भाग्यशाली है कि उसे उसके जैसे बहादुर राजकुमार का संरक्षण प्राप्त है। रोलैंड ने उसे बहुत जल्दी ठीक कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसने अन्ना को सिर्फ अपनी नौकरानी बनाने के लिए नहीं बचाया था। उसने उसे बचाया क्योंकि उसे उसकी मदद की सख्त जरूरत थी, जिससे पता चला कि वास्तव में अन्ना ही वह सीमेंट है जिसने उसके दिमाग को उड़ा दिया था। कार्ल जो सुन रहा है उससे पूरी तरह स्तब्ध है। रोलैंड फिर कार्ल को नाना को महल में लाने का आदेश देता है, उसकी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता है। बरोव चतुराई से कूद पड़ता है और राजकुमार को एक बड़ी बाधा के बारे में चेतावनी देता है। वह बताते हैं कि इस लड़की का नाम नाना पाइन है। उस नाम का अर्थ है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह बैरन टिगुई पाइन की बेटी है, जिसका अर्थ है कि वह एक कुलीन परिवार से है। रोलैंड को एहसास होता है कि यह कितना जोखिम भरा है और वह कार्ल को उसे कल सुबह जल्दी लाने का आदेश देता है, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह नियमित पाठ के लिए जा रही हो। वह बरोव को रसोई पूरी तरह से खाली करने के लिए कहता है ताकि वह नौकरों और रईसों की नजरों से दूर उससे वहीं मिल सके। अगले दिन हम नाना को रसोई में जाते हुए देखते हैं, बिल्कुल डरे हुए। कार्ल उसे शांत करने और राजकुमार को सलाम करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है। रोलैंड ने पूरी कक्षा के साथ उसका स्वागत किया, उसे बैठने के लिए कहा और उसे बताया कि वह बस उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता है। हम उसे बर्फ तोड़ने और उसके डर को कम करने के लिए उसे वफल और कुछ अच्छी मिठाइयां देते हुए देखते हैं। फिर अन्ना रसोई में चली जाती है। जैसे ही नाना उसे देखते हैं, वह खुशी से चिल्लाती है और कहती है कि वह जानती है कि वह अभी भी जीवित है और उसने कभी भी उसकी मौत की अफवाहों पर विश्वास नहीं किया।
रोलैंड सीधे काम पर लग जाता है। नाना से उसकी शक्तियों के बारे में पूछता है। नाना मासूमियत से समझाने लगती है कि यह सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब उसने टूटे पैर वाले एक पक्षी को बचाने की कोशिश की। वह कहती है कि उसे लगा कि उसके हाथों से एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकला और पक्षी को ढक दिया, और अचानक पक्षी ठीक हो गया और उड़ गया। रोलैंड ने नाना की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए कमांडर कार्टर को शिकारियों से कुछ घायल जानवर खरीदने का आदेश दिया। फिर हम नाना को इस अजीब हरे तरल पदार्थ का उपयोग करते हुए देखते हैं, जिससे एक पक्षी तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य में वापस आ जाता है। रोलैंड ने इस शक्ति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि वह घावों को ठीक कर सकती है और हड्डियों को ठीक कर सकती है, लेकिन उसके लिए लापता अंगों को पुनर्जीवित करना या मृतकों को वापस जीवन में लाना असंभव है। कमांडर कार्टर आश्चर्यचकित होकर देखता है। राजकुमार से कहता है कि आखिरकार वह समझ गया है कि वह इन चुड़ैलों के साथ क्या करने की योजना बना रहा है। रोलैंड ने उससे कहा कि वह नाना को अभी घर वापस ले जाए और बाद में उसे गुप्त प्रशिक्षण के लिए ले आए। वह समझाता है कि यदि उसका रहस्य अभी लीक हो गया तो सभी रईस तुरंत उस पर हमला कर देंगे। कार्टर ने तब राजकुमार से पूछा कि क्या वह गंभीरता से सोचता है कि दीवार और चुड़ैलें सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त हैं। रोलैंड ने रहस्यमय तरीके से जवाब देते हुए उसे बताया, बिल्कुल, लेकिन एक भयानक चेतावनी भी देता है कि शापित राक्षस एकमात्र दुश्मन नहीं है जिनके बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत है। अंधेरे साए में धीरे धीरे साजिशें पनप रही हैं। यह निर्दयी महिला अपने बेड़े द्वारा व्यापारी जहाजों को लूटने के बारे में कुछ मीठी खबर सुनती है और शांतिपूर्वक कप्तान को पुरस्कृत करती है, लेकिन प्रचार टिकता नहीं है। राजकुमार रोलैंड की हत्या का प्रयास पूरी तरह विफल रहा। जिस जहर से उसे खत्म कर देना चाहिए था, उसने वस्तुतः उसे थोड़ी देर के लिए ही सुला दिया। वह कोई बहाना नहीं अपनाती, तुरंत उस कीमियागर को फांसी देने का आदेश देती है जिसने उस कूड़े का जहर बनाया था, और महिला हत्यारे को काम खत्म करने का एक आखिरी मौका देती है। दूसरी ओर राजकुमार रोलैंड पूरी तरह से अपने राज्य का निर्माण कर रहा है। शहर की दीवार ऊपर जा रही है, आपूर्ति सुरक्षित रूप से आ गई है और उन्हें पूरी सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन मिल गया है। लेकिन मंत्री बारोव बिल्कुल डरे हुए हैं। तिजोरी बहुत तेजी से खाली हो रही है और रोलैंड के निजी फंड मुश्किल से उन्हें अगले वसंत तक ले जा पाएंगे। इस पागल आत्मविश्वास के साथ रोलैंड को दिवालिया होने की कोई परवाह नहीं थी। उसने अयस्क व्यापार पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन बरोव ड्यूक रयान की प्रतिक्रिया से बुरी तरह डरे हुए हैं अगर उन्होंने उसकी अयस्क आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी। इससे पहले कि वे ड्यूक रयान के बारे में बात खत्म कर सकें, एक गार्ड यह घोषणा करते हुए आता है कि लॉन्ग सॉन्ग स्ट्रॉन्गहोल्ड से दूत अभी अभी आया है। परफेक्ट टाइमिंग और मुकाबला अब अपरिहार्य है। रोलैंड बस हल्की सी मुस्कुराहट देता है, दोबारा जांचता है कि सारा खाना पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि वह सभी को पूरी तरह से परेशान करने के लिए एक कुटिल मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। प्रिंस रोलैंड को पता है कि किसी भी बातचीत में सबसे बड़ा हथियार एक विशाल लचीलापन है। इससे पहले कि वे कुछ भी कहें, वह एनवॉय हॉल में पूरी तरह से स्टंट करने के लिए एक शाही दावत का आदेश देता है। दूत विलासितापूर्ण भोजन की अत्यधिक मात्रा से बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर चलता है, जो आपको उसके समृद्ध महल में भी नहीं मिल सकता है। रोलैंड पूरी तरह से शांत अभिनय करते हुए लकड़ी के चॉपस्टिक से खा रहा है और समझा रहा है कि वे चांदी के कांटों का एक सस्ता विकल्प है और वह सभी को सिखाएगा कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। और जैसे ही दूत ने भोजन की सराहना की, रोलैंड ने अपना पहला विशाल बम गिराया। वास्तव में मुझे यह सारा खाना आज ही विलोटाउन से मिला है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए आप लोगों की जरूरत नहीं है। अंततः दूत काम पर लग जाता है और विलंबित अयस्क शिपमेंट के बारे में पूछता है, जिसका व्यापार भोजन के बदले में करना था। लेकिन रोलैंड के पास पहले से ही बुलेट प्रूफ बहाना बंद और भरा हुआ है। वह उसे बताता है कि खदान ध्वस्त हो गई है, इसलिए उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया है और उसने महल के कचरा भोजन राशन के लिए अपने पास मौजूद थोड़े से अयस्क का व्यापार करने से इनकार कर दिया है, जिससे उसके लोग भूखे मर जाएंगे। रोलैंड ने मेज को पूरी तरह पलट दिया और घोषणा की कि पुरानी वस्तु विनिमय प्रणाली आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने ठोस सोने के लिए अयस्क को विलोटाउन को बेच दिया और पूरी सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन खरीदा। दूत यह तर्क देने की कोशिश करता है कि विलो वास्तविक लाभ कमाने के लिए बहुत छोटा है और उसका गढ़ अंतिम बाजार है, लेकिन रोलैंड उसे सीधे अपने मास्टर जाल में खींच रहा है और यहां पूर्ण मास्टर स्ट्रोक आता है। रोलैंड उन्हें बाजार मूल्य से सीधे 30% छूट पर अयस्क बेचने की पेशकश करता है।
ठीक उसी तरह लालची व्यापारी दूत बेतहाशा लाभ मार्जिन पर ला टपकाना शुरू कर देता है और निश्चित रूप से ड्यूक को समझाने की कोशिश करेगा। दूत के जाने से ठीक पहले वह चतुराई से काम लेने की कोशिश करता है, उसे क्रूर सर्दियों के बारे में चेतावनी देता है और उसे लॉन्गसोंग के गढ़ में भाग जाने की सलाह देता है। लेकिन रोलैंड ने एक चौंकाने वाले फैसले से उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं इस सर्दी में अपने शहर की सुरक्षा के लिए एक दीवार बना रहा हूं और मैं इसे ग्रे कैसल साम्राज्य की बिल्कुल नई सीमा बना रहा हूं। लापरवाह राजकुमार तुरंत ही अपने पूर्ण साम्राज्य का निर्माण करने वाले राजा में बदल गया और अभी तक किसी को भी झटका नहीं लगा है। मूसलाधार बारिश में रोलैंड ने लॉन्गसोंग गढ़ से राजदूत को विदा किया। वह आदमी उसे गंभीर चेतावनी देकर छोड़ देता है। उसकी जिद सीधे सीमावर्ती शहर को बर्बाद कर देगी। निश्चित रूप से अगर चीजें दक्षिण की ओर जाती हैं तो रोलैंड के पास वीआईपी भागने का रास्ता है, लेकिन आम लोग वे चुपचाप बैठे रहते हैं। हालांकि रोलैंड इसे अच्छा खेलता है। वह मूल रूप से उससे कहता है, मुझे ठीक ठीक पता है कि मैं किसके लिए साइन अप कर रहा हूं। लॉन्गसोंग गढ़ में जाए, जहां धूर्त रईसों के पास थोड़ी शक्ति है। पेत्रोव ने बम गिराया। रोलैंड ने अपना अयस्क बेच दिया और अपने पूरे शहर को पूरी सर्दी खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में घास खरीद ली। लेकिन यह समझ लीजिए, वह हमेशा की तरह राक्षसों के महीनों के दौरान छिपने के लिए उनके किले में नहीं भाग रहा है। नहीं, पूर्णतः पागल आदमी एक दीवार बना रहा है और जानवरों से आमने सामने लड़ने की योजना बना रहा है। रईस हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ सैंडबॉक्स में खेल रहा है और उसकी छोटी दीवार दिल की धड़कन में ढह जाएगी। ड्यूक, वह बस एक मास्टरमाइंड की तरह शराब पी रहा है और सोच रहा है कि अगर वह गड़बड़ करता है तो वह रेंगता हुआ वापस आ जाएगा। यदि वह बाल्टी को लात मारता है तो ठीक है, सर्कस खत्म हो गया है। सीमावर्ती शहर में हालात सचमुच निराशाजनक हो गए हैं। भारी बारिश हो रही है, हर जगह निराशाजनक माहौल है। रोलैंड पूरे शहर को चौक में इकट्ठा करता है। वह आगे बढ़ता है, राजकुमार के रूप में अपनी उपाधि रखता है और इसे बिना किसी चीनी कोटिंग के सीधे उन्हें दे देता है। गढ़ ने उन्हें काट डाला। कोई खाना नहीं, कोई बैकअप नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि खदान धंस गई। ठंडा खून और हालात को और भी बदतर बनाने के लिए ज्योतिषी 4 महीने तक चलने वाली भीषण सर्दी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह शुद्ध नरक होने वाला है। रोलैंड ने उन्हें ठीक उसी भाव से मारा। वह उन्हें 2 साल पहले के दुःस्वप्न की याद दिलाता है, कैसे हर किसी ने किसी को खो दिया, एक दोस्त, एक साथी, एक बच्चा। भारी बारिश के साथ वह तूफान में चिल्लाता है, हमारे पास खोने के लिए और क्या बचा है। पेत्रोव ने रोलैंड की दीवार को एक गुप्त व्यापार योजना के रूप में पेश करते हुए एक चतुर राजनयिक की भूमिका निभाने की कोशिश की। वह एक जीत जीत का सुझाव देता है, अयस्क मिट्टी को सस्ते में खरीदें और दीवार बनाने में मदद करें। लेकिन ड्यूक, वह सीधे उसके चेहरे पर हंसता है। वह पेत्रोव से कहता है कि यह छोटे समय की व्यापारी सोच है। यदि सीमावर्ती शहर फलता फूलता है या जलता है तो ड्यूक को कोई आपत्ति नहीं है। वह पूर्ण प्रभुत्व के बारे में है। आप उसे उसके मैदान पर पार करते हैं, आप कुछ ले जाते हैं, राजकुमार या कोई राजकुमार नहीं। इस बीच वापस कीचड़ में रोलैंड भोजन के विशाल भंडार से टारप को खींच लेता है। वह अपने शाही खून की कसम खाता है कि दुःस्वप्न खत्म हो गया है। वह एक मिलिशिया को बुला रहा है, लेकिन वह अपना पैसा जहां चाहे वहां लगा रहा है, नकद और मृत्यु लाभ का भुगतान कर रहा है। वह इसे लाइन पर रखता है, कायरों की तरह ठिठुर कर मर जाओ या फिर कुछ गर्व के साथ अपने घर के लिए लड़ो। भीड़ इसे खो देती है, पूरी तरह से जोश में। और अन्ना, वह उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर देख रही है। हम एक छोटे से विज्ञान 101 के लिए तैयार हैं। रोलैंड अन्ना और नाना को स्कूली शिक्षा दे रहा है और यह ज्ञान दे रहा है कि हवा वास्तव में विभिन्न गैसों से कैसे बनी है। अपनी बात को साबित करने के लिए वह एक मोमबत्ती और कुछ चूने के पानी के साथ एक चालाक प्रयोग करता है। एक गैस लौ को बढ़ावा देती है, दूसरी उसे बुझा देती है। वह थोड़ा दार्शनिक हो जाता है और कहता है कि आग का दोहन ही इंसानों को जानवरों से अलग करता है, और फिर वह असली सच्चाई का बम गिरा देता है। डायन शक्तियां कोई काला अभिशाप नहीं है। वे महज एक अप्रयुक्त प्राकृतिक शक्ति हैं जो काबू में आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक संकेत पर कार्टर स्नो पाउडर और बर्फ की डिलीवरी की पुष्टि करते हुए अंदर आता है। कार्टर अपना सिर खुजा रहा है, उसे नहीं पता कि यह किस लिए है, लेकिन रोलैंड, उसे बस यह दुष्ट मुस्कान मिलती है। वह अगले प्रयोग के लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। रात हो जाती है और माहौल
अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हो जाता है। रोलांड अपने अंधेरे शयन कक्ष में अकेले उड़ रहा है और अपने ऊपर शराब का गिलास डाल रहा है। आप बता सकते हैं कि भारी ताज और सारी साजिशें उस पर भारी पड़ रही हैं। वह खिड़की की ओर बढ़ता है। चांदनी उसके चेहरे पर कुछ नुकीली छाया डालती है और फिर 1 सेकंड में अचानक बेम, एक हुड वाला हत्यारा, छाया से बाहर निकलता है। ठंडी स्टील चमकती है और एक खंजर उसके गले के बीचों बीच दबा दिया जाता है। ठीक उसके कान में आवाज आई, हिलना मत। लेकिन रोलैंड, वह आदमी जरा भी नहीं झिझकता। उसकी रगों में बर्फ है। वह आसानी से अपने हमलावर को शांत रहने के लिए कहता है और दावा करता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना है। हत्यारे ने उसका हुड गिरा दिया, जिससे एक आश्चर्यजनक सुनहरे बालों वाली छवि सामने आ गई। वह जानना चाहता है कि वह कौन है और वह एक रहस्यमय प्रतीक, पवित्र पर्वत दिखाती है। रोलैंड तुरंत बिंदुओं को जोड़ता है। वह अभी भी डायन व्यवसाय से निपट रहा है। वह उसकी आंखों में मृत दिखता है और लाखों डॉलर का सवाल पूछता है, क्या तुम डायन हो? वह अपना कोड नाम नाइटिंगेल छोड़ते हुए सिर हिलाती है। लेकिन वह उसके शयन कक्ष में क्यों घुस रही है? पता चला कि यह कोई हिट काम नहीं है, यह एक धन्यवाद यात्रा है। नाइटिंगेल स्वीकार करती है कि वह मूल रूप से एक पकड़ी गई चुड़ैल के लिए जेल से भागने के लिए इस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, लेकिन कथानक में बदलाव के कारण उसने देखा कि रोलैंड ने वास्तव में अन्ना की जान बचा ली। वास्तव में वह पूरे 1 सप्ताह तक छाया में रेंगती रही है और उसकी हर हरकत को देखती रही है, और यहां तक कि विचकून ऑपरेशन एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे नाना के बारे में भी जानती है। वह यहां उस शाही व्यक्ति को सम्मान देने के लिए आई है जो पूरी तरह से बदमाश नहीं है। इंतजार। पूरा 1 सप्ताह रोलैंड आहें भरता है। मानसिक रूप से यह सोचकर ही थक जाता है कि यह निंजा 24 घंटे उसका पीछा कर रहा है। उसके हाथ में मौजूद घातक हथियार को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वह लापरवाही से चला जाता है। उसे बताता है कि आसपास खड़ा होना बहुत थका देने वाला है और उसे बैठने के लिए आमंत्रित करता है। कोकिला को वैध रूप से फेंक दिया गया है। वह उसके बिस्तर पर बैठती है, उसे एक पहेली की तरह स्कैन करती है जिसे वह हल नहीं कर सकती। रोलैंड मुस्कुराया। क्या क्या मैं राक्षस जैसा दिखता हूं? वह पूरी तरह से उत्सुक होकर झुकती है। एक डायन के रूप में वह सचमुच लोगों की आंखों में डर देख सकती है, लेकिन जब वह रोलैंड को देखती है तो कोई घबराहट नहीं होती है, बस शुद्ध अनफिल्टर्ड जिज्ञासा। वह पुष्टि करती है कि उसने पिछले 7 दिनों में उसने जो कुछ भी किया है वह सब देखा है। अब जब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, रोलैंड उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो आपका अगला कदम क्या है? नाइटिंगेल ने फैसला किया कि अब एक बड़ा बम गिराने का समय आ गया है। क्या आपको वह रात का खाना याद है जो मुखिया अभी उसके लिए लेकर आई थी? हाँ, यह एक गुप्त सामग्री के साथ आया था। देवताओं के आंसू नामक जहर की एक घातक खुराक। वह उस पर कठोर वास्तविकता का प्रहार करती है। उसका अपना महल सांपों से रेंग रहा है। रोलैंड स्पष्ट रूप से हिला हुआ है। उनका अपना स्टाफ उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। नाइटिंगेल सहजता से बताती है कि उसने ही उसकी जान बचाई है और उसकी दुनिया में उपकार मुफ्त नहीं है। बदले में वह अन्ना को अपने साथ ले जाना चाहती है। समझौते को मधुर बनाने के लिए वह गद्दार नौकरानी की हत्या करने की भी पेशकश करती है, जिससे वे पूरी तरह से बराबर हो जाते हैं। अन्ना और नाना को लें? रोलैंड ने उसे तुरंत बंद कर दिया। उन्हें कहां ले जाओ? वह मांग करता है। नाइटिंगेल डायन सहयोग संघ उनके कथित सुरक्षित आश्रय स्थल पर लौटने की बात करती है, लेकिन रोलैंड तुरंत अपने तर्क में घातक दोष को उजागर करता है। वे पौराणिक पवित्र पर्वत को खोजने के लिए अगम्य पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे हैं। सही? वह उसे ऐसे देखता है जैसे वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी हो। वह कठिन तथ्य सामने रखता है। राक्षसों का महीना बस 2 महीने दूर है। वे पहाड़ राक्षसी जानवरों से भरे हुए एक जमे हुए नरकंकाल में बदल जाएंगे। इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि वह अपनी चुड़ैलों को सीधे मौत के जाल में जाने दे रहा है। इसके बजाय वह मेज पर एक बेतुका जवाबी प्रस्ताव फेंक देता है। पूरे संघ को सीमावर्ती शहर में लाओ। वे उसके संरक्षण में क्रूर सर्दी से बच सकते हैं। कोकिला यह सोचकर हंसती है कि वह पूरी तरह से भ्रमित है। यदि वे मानव शहर में एकत्र हुए तो चर्च उनका नरसंहार करेगा। वह उसके इरादों पर गंभीरता से सवाल उठाती है। क्यों चुड़ैलों के झुंड के लिए अपनी गर्दन जोखिम में डालें? रोलैंड पलक भी नहीं झपकाता। क्योंकि वे मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। कमरे का वातावरण सघन हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि वह झुकेगा नहीं और अन्ना को नहीं सौंपेगा, नाइटिंगेल की आंखें एक डरावनी सूक्ष्म धमकी से चमक उठीं। यदि वे इतने महत्वपूर्ण हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि अन्ना का जीवन खतरे में पड़े। सही? रोलैंड जम जाता है। मैत्रीपूर्ण बातचीत? वे बस एक बंधक स्थिति में बदल गए।
मनोदशा तनावपूर्ण से दुखद में बदल जाती है। अंततः नाइटिंगेल ने कठोर कदम उठाया और खुलासा किया कि वह अन्ना को लेने के लिए इतनी बेताब क्यों है। वह रोलैंड को वयस्कता के दिन के बारे में बताती है, एक वास्तविक दुःस्वप्न जिसका सामना हर चुड़ैल को तब करना पड़ता है जब वह 18 वर्ष की हो जाती है। यह जश्न नहीं, मौत की सजा है। उनका अपना जादू हिंसक तरीके से पलटता है, उनके शरीर को अंदर से अलग कर देता है। रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और दर्द इतना असहनीय होता है कि कई चुड़ैलें बच ही नहीं पाती। वे शुद्ध पीड़ा में चिल्लाते हुए मर जाते हैं। इसीलिए उसे पवित्र पर्वत की आवश्यकता है। यह शाश्वत शांति के लिए उनका एकमात्र प्रयास है। इस शापित भाग्य से उनका एकमात्र वास्तविक बचाव है। इस क्रूर वास्तविकता को सुनकर रोलैंड एक कठिन निर्णय लेता है। वह अपना अभिमान निगल जाता है और उन्हें जाने देने के लिए सहमत हो जाता है। अगर इसका मतलब उनकी जान बचाना है तो वह रास्ते में नहीं खड़ा होगा। वह खबर सुनाने के लिए अन्ना के कमरे में जाता है, लेकिन अन्ना स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पलट देती है। मैं विदा नहीं ले रहा हूं। बुलबुल बिल्कुल स्तब्ध है। अन्ना को ठीक ठीक पता है कि वयस्कता के दिन का क्या मतलब है। वह जानती है कि दर्दनाक मौत उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसे सचमुच इसकी कोई परवाह नहीं है। उसने अपना मन बना लिया है। एकमात्र स्थान जहां वह रहना चाहती है वह यही है, उस राजकुमार के बगल में खड़ा होना जिसने उसे आग से निकाला था। उस तरह की पूर्ण सवारी या मरो वफादारी यह नाइटिंगेल को पूरी तरह से अवाक कर देती है। अन्ना का अटूट संकल्प खेल को पूरी तरह से बदल देता है। यह देखकर नाइटिंगेल अपनी एक वाइल्ड कार्ड चाल चलती है। वह भी बॉर्डर टाउन में रह रही है, कम से कम अभी के लिए। वह यह देखने के लिए अगली पंक्ति की सीट चाहती है कि क्या यह राजकुमार वास्तव में असली सौदा है। जब दुष्ट आत्माएं दस्तक देती हैं तो क्या वह सचमुच उनकी रक्षा कर सकता है? यदि वह विफल रहता है तो वह उन्हें पैक करके तुरंत चली जा रही है। रोलैंड मुस्कुराता है और चुनौती स्वीकार करता है। अगली सुबह तेजी से आगे बढ़ते हुए रोलैंड जाग गया। सूरज चमक रहा था और चीजें बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। लेकिन बॉर्डर टाउन में सामान्य की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। रोलैंड के वफादार शूरवीर कार्टर का प्रवेश गंभीर दिख रहा है। वह सुबह की रिपोर्ट देता है। हेड में टायर मृत पाया गया है। बालकनी से ठीक एक घातक हेडर लिया गया है। कार्टर इसे एक दुखद अनाड़ी दुर्घटना के रूप में लिखता है, लेकिन रोलैंड, वह जानता है कि वास्तव में अंधेरे में क्या हुआ। बुलबुल ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने कचरा बाहर निकाला। आदर्श राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाते हुए रोलैंड पूरी तरह से सीधा चेहरा रखता है और लापरवाही से उचित दफनाने का आदेश देता है। मामला बंद। कोई सवाल नहीं पूछा गया। रोलैंड दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होकर अपने कार्यालय की ओर जाता है और देखता है कि उसका नया निजी हत्यारा उसकी मेज पर आराम कर रहा है और नाश्ता कर रहा है। कोकिला खाने के बीच में लापरवाही से उसके बारे में जानकारी देती है। उसने नौकरानी की दुर्घटना का बखूबी मंचन किया और बोनस के रूप में उसे एक छिपा हुआ पत्र मिला। पता चला हिट का आदेश उनके अपने शाही भाई बहनों ने दिया था। क्लासिक पारिवारिक ड्रामा। रोलैंड कुछ अधिकार हासिल करने की कोशिश करता है और उसे अपना खाना अकेला छोड़ने और सुबह की बैठक में जाने के लिए कहता है। उसकी प्रतिक्रिया? वह बस मुस्कुराती है और सीधे उसके निजी प्याले से एक लंबा घूंट पी लेती है। ऐसा लगता है जैसे राजकुमार को एक अत्यधिक घातक, अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाला नया रूममेट मिल गया है। सुबह की बैठकें हमेशा परेशानी भरी होती हैं, खासकर तब जब आपका अकाउंटेंट कोई वित्तीय बम गिरा देता है। बरोव बुरी खबर देता है। उनका नवीनतम अयस्क व्यापार पूरी तरह से घोटाला था, जिससे शहर के खजाने में केवल 90 रॉयल गोल्ड बचे थे। सर्दी दस्तक दे रही है और वे लगभग टूट चुके हैं। लेकिन रोलैंड को इससे कोई परेशानी नहीं है। वह आकस्मिक रूप से अपनी जेब से नए शहर मिलिशिया को वित्त पोषित करने के लिए स्वेच्छा से काम करता है। क्यों कार्टर, वफादार शूरवीर, परम वास्तविकता की जांच करा रहा है? जरूर। उन्हें बहुत सारी भर्तियां मिलीं, लेकिन वे केवल गरीब किसान और खनिक हैं। यदि उनका जीवन इस पर निर्भर होता तो इन लोगों को यह नहीं पता होता कि तलवार का कौन सा सिरा पकड़ना है। कार्टर व्यावहारिक रूप से भारी हिटरों, महान शूरवीरों, विशेष रूप से सर बाउल्स नाम के एक व्यक्ति को लाने के लिए विनती करता है। रोलैंड उसे हरी झंडी दे देता है, लेकिन बूढ़ा बारोव इसे नहीं खरीद रहा है। एक गहन शतरंज के खेल को एक क्रूर रूपक के रूप में उपयोग करते हुए बारोव कठोर राजनीतिक वास्तविकता पर रोलैंड का अध्ययन करते हैं। चमकदार कवच में शूरवीर भाड़े के सैनिक हैं। वे किसानों के एक समूह के साथ विनाशकारी लड़ाई में अपनी गर्दन जोखिम में नहीं डालने जा रहे हैं। केवल वे ही लोग हैं जो वास्तव में कड़वे अंत तक लड़ेंगे। वे हताश किसान हैं
जिनके पास खोने के लिए सब कुछ है। उनका घातक दोष, शून्य युद्ध अनुभव। लेकिन रोलैंड बस एक जानबूझकर मुस्कुराहट छोड़ देता है। वह जानता है कि वे तलवार नहीं घुमा सकते, लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ेगा। वह एक ऐसा खाका पेश करता है जो मध्ययुगीन मेटा फ्लिंटलॉक मस्केट परम तुल्यकारक को तोड़ने वाला है। बातचीत सस्ती है, इसीलिए रोलैंड अपने गुप्त हथियार अन्ना के साथ सीधे फोर्ज की ओर जाता है। बंदूक बनाने में सबसे बड़ी बाधा, एक आदर्श सीमलेस बैरल बनाना। वह चाहता है कि अन्ना अपने अग्नि जादू का उपयोग करके एक ठोस लोहे के पाइप के नीचे से एक मृत सीधी रेखा को काट दे। वह अपना जादू चलाती है, पसीना बहाती है और उसे त्रुटिहीन तरीके से पेश करती है। रोलैंड इतना उत्साहित है कि वह उसे खींचकर गले लगा लेता है और शाही सीमाओं को पूरी तरह से भूल जाता है। वह ठीक ठीक जानता है कि अभी क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ एक पाइप नहीं बनाया, उन्होंने एक बिल्कुल नए औद्योगिक युग की शुरुआत की। रोलैंड अपने कमरे में वापस जाता है, लेकिन अपनी निवासी परछाई नाइटिंगेल को ऐसे ठिठुरता हुआ पाता है जैसे वह जगह उसकी मालिक हो। वह ईमानदारी से पीछा करने की इस दिनचर्या से थक गया है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है। वह सिर्फ अपना काम कर रही है, उसकी और अन्ना की सुरक्षा कर रही है। वह लापरवाही से उसे अपने कार्यालय से स्वाइप किया हुआ एक स्क्रॉल फेंक देती है। रोलैंड इसे शांत तरीके से निभाने की कोशिश करता है, ऐसा अभिनय करता है जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गतिशीलता स्पष्ट रूप से बदल रही है। नाइटिंगेल ने एक सेकंड के लिए कठोर हत्यारा कृत्य छोड़ दिया, यह स्वीकार करते हुए कि वह वास्तव में उसका सम्मान करती है और वह अन्ना के साथ कैसा व्यवहार करता है। ऐसा लगता है कि राजकुमार और हत्यारा धीरे धीरे एक ठोस टैग टीम में बदल रहे हैं। राजनीति खेलने का समय आ गया है। रोलैंड और कार्टर सर बुल की भव्य महंगी हवेली तक सवारी करते हैं। एक शानदार दावत के दौरान रोलैंड ने शहर की रक्षा में मदद करने के लिए रईस से अपने शूरवीरों की मांग की। बुल की प्रतिक्रिया एक सपाट अपमानजनक नहीं। वह अपने कुलीन शूरवीरों के किसान मैल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के विचार का उपहास करता है, और घाव पर नमक छिड़कने के लिए वह उदार दान के रूप में उन्हें एक सोने का सिक्का देता है। यह चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। कार्टर बिल्कुल गुस्से में है, रक्त वाहिका को फोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन रोलैंड पूरी तरह से हैरान है। वह अपमानित चेहरे के साथ अपमान स्वीकार करता है और बाहर चला जाता है। कार्टर अपमान के लिए माफी मांगता है और $1 मिलियन का प्रश्न पूछता है। शूरवीरों के बिना हम किसानों को कैसे प्रशिक्षित करेंगे? रोलैंड बस क्षितिज की ओर देख रहा है, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक है। चिंता मत करो, मेरे अपने तरीके हैं। पैसा लोगों से पागलपन भरे काम करवाता है, सही? मिलिशिया शिविर में जाए जहां आम लोगों और राजमिस्त्रियों का एक समूह एकत्रित हो रहा है। वेनर नाम का एक लड़का अपने दोस्तों से घिर जाता है। देखिए, इन लोगों के लिए यह कोई देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य का आह्वान नहीं है, यह सीधे तौर पर आसान पैसा है। हम शूरवीरों के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए प्रतिमाह 10 सिल्वर रॉयल्स और मुफ्त ग्रब की बात कर रहे हैं। उनका मास्टर प्लान, यदि युद्ध के मैदान में चीजें अव्यवस्थित दिखती हैं तो वे उछलेंगी। वैनर्स की नजर पुरस्कार पर पड़ी। उसने स्थानीय शराब खाने की अपनी लड़की शर्ली से शादी करने के लिए पर्याप्त कागज जमा कर लिए। वे वस्तुतः यहां 30 रजत मृत्यु लाभ के बारे में मजाक कर रहे हैं। यह सब मजेदार और खेल है, जब तक कि एक कमांडिंग ऑफिसर अचानक उन पर लाइन में आने के लिए भौंकता नहीं है। बकबक करने वाला तुरंत मर जाता है। ग्रे कैसल के चौथे राजकुमार महामहिम रोलैंड विंबलडन मंच पर आते हैं। अब और मजाक नहीं, केवल उसकी उपस्थिति ही पूरे आंगन में पूर्ण सम्मान का कारण बनती है। असली सौदा आ गया है। रोलैंड एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता। वह आधिकारिक तौर पर उन्हें सीमावर्ती शहर मिलिशिया करार देता है, लेकिन यहां पेच है। वे 1.5 महीने के शुद्ध कठोर बूट कैंप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें प्रेरित रखने के लिए आज की ड्रिल पास करें और हर कोई दोपहर के भोजन के लिए एक अतिरिक्त अंडा प्राप्त करें। भूख से मर रहे इन आम लोगों के लिए एक अंडा मूल रूप से सोने जैसा है। भीड़ पूरी तरह से उत्साहित हो जाती है। फिर रोलैंड दिन का अपना पहला वाइल्ड कार्ड निकालता है और अपने नए कप्तान का परिचय देता है। आयरनैक्स दर्ज करें। स्थानीय लोग निश्चित रूप से उसे जानते हैं। वह शहर का सबसे बदमाश शिकारी है, लेकिन कथानक में ट्विस्ट, वह एक रेतीला व्यक्ति है, एक बाहरी व्यक्ति है। तभी रोलांड एक विशाल बम गिराता है। जो कोई भी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करता है या युद्ध के मैदान में जानवरों की तरह लड़ता है, उसे उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आधिकारिक रैंक मिलती है। राजकुमार सचमुच पुराने कुलीन वंशावली नियमों को नष्ट कर रहा है।
अब यह सब योग्यता के बारे में है। लोहे की कुल्हाड़ी इन नौसिखियों को आकार में तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहला परीक्षण बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ। मजाक जैसा लगता है, सही? नहीं। लौह कुल्हाड़ी पूर्ण सैन्य मुद्रा की मांग करती है। सीना बाहर, पेट अंदर, बाहें आधे घंटे तक सीधी चिपकी रहीं। तपते और क्षमा न करने वाले सूरज के नीचे वास्तविकता उन पर एक ट्रक की तरह हमला करती है। पसीना टपक रहा है, मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, और यह बिल्कुल खामोश है। वे अभी तक राक्षसों से भी नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने कमजोर शरीर से लड़ रहे हैं, और वे इस सारे कष्ट को केवल उस वादे के अंडे के स्वाद के लिए झेल रहे हैं। बस थोड़ी देर और रुकें। समय पूर्ण हुआ। वे शब्द बिल्कुल जादू की तरह असर करते हैं। रंगरूट घास पर पूरी तरह से नष्ट हो गए, पूरी तरह से गैसग्रस्त हो गए। वेनर का दिमाग चकरा गया। उसे एहसास हुआ कि वस्तुतः कुछ भी नहीं करना पूरे दिन पत्थर ढोने से कहीं अधिक थका देने वाला है। जैसे जैसे उनकी सांसें थमती हैं, व्यामोह घर करने लगता है। क्या वास्तव में उन्हें वह अंडा मिल रहा है, या राजकुमार वापस चला जाएगा? चलो, सच है, रईस बेकार की बातें करने और अपनी बात से मुकरने के लिए कुख्यात हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में गियर घूमने लगते हैं। ये राजकुमार अलग है। आयरनैक्स को एक रेत व्यक्ति, उनका कप्तान बनाना, यह साबित करता है कि रोलांड कुलीन राजनीति की परवाह नहीं करता है। जब वे वहां बैठे आयरनैक्स के पागल टैंक जैसे सहनशक्ति से ईर्ष्या कर रहे थे, तो उन्होंने शाही शूरवीर को अपने रास्ते पर वापस जाते हुए देखा। सच्चाई का क्षण यहां है। यह देखने का समय आ गया है कि क्या रोलैंड वास्तव में अपना पैसा वहीं लगाता है जहां उसका मुंह है। वे पहले परीक्षण में बच गए, और कार्टर ने अच्छी खबर दी। हर किसी को एक अंडा मिलता है, भीड़ बेकाबू हो जाती है, लेकिन प्रिंस रोलैंड का काम नहीं होता। दूसरा दौर, एक और घंटे के लिए सावधान रहें। पुरस्कार, दूसरा अंडा। क्रूर मोड, यदि एक भी आदमी हिलता है या मुद्रा तोड़ता है तो पूरी टीम विफल हो जाती है। यह शानदार मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यह अब व्यक्तिगत सहन शक्ति के बारे में नहीं है, यह साथियों के दबाव के बारे में है। प्रारंभिक घबराहट शीघ्र ही शुद्ध संकल्प में बदल जाती है। उस दूसरे अंडे के लिए वेनर और लड़के बाहर जाने के लिए तैयार हैं, जबकि आम लोग बाहर पीड़ित हैं। कमांड टेंट में एक अलग लड़ाई चल रही है। चीफ नाइट कार्टर गुस्से में है, केवल एक भीड़ को देखकर जो पहले जानवर से भाग जाएगी। वह उन्हें तलवारबाजी सिखाना चाहता है और किसी बाहरी व्यक्ति को प्रभारी बनाकर सवाल करना चाहता है। रोलैंड उस पर वास्तविकता का प्रहार करता है। एक शूरवीर को प्रशिक्षित करने में वर्षों लग जाते हैं, और राक्षसों के महीने से पहले उनके पास केवल 2 महीने होते हैं। रोलैंड शूरवीरों का निर्माण नहीं कर रहा है, वह एक आधुनिक अनुशासित सेना बना रहा है। सबसे पागलपन भरा हिस्सा, इन अनपढ़ किसानों को पढ़ना लिखना सिखाना। कार्टर सोचता है कि यह बेकार है, लेकिन रोलैंड सच्चाई जानता है। एक शिक्षित सेना घातक होती है। राजकुमार 4D शतरंज खेल रहा है, जबकि बाकी सभी लोग चेकर्स खेल रहे हैं। बातें सस्ती हैं, लेकिन भरे पेट से वफा खरीदी जाती है। दोपहर के भोजन के समय ताजी रोटी, भुनी हुई मछली और पवित्र ग्रेल, वादा किया हुआ अंडा मिलता है। एक आदमी सचमुच खुशी के आंसू रो रहा है। यह हास्यास्पद लेकिन दुखद है, जो दर्शाता है कि उनका जीवन कितना कठिन था। जैसे ही वे अपना चेहरा भरते हैं, सारी शिकायतें गायब हो जाती हैं। इस इनाम के लिए वे पूरे दिन मूर्तियों की तरह खड़े रहेंगे। वैनर्स ने इसे पूरी तरह से प्रस्तुत किया है। राजकुमार की पागल चालों की किसे परवाह है। जब तक खाना आता रहता है, वे उसके वफादार मोहरे हैं। कार्टर दोपहर के मेनू में आयरन एक्स को सौंपता है। सूर्यास्त से पहले शहर के चारों ओर 3 चक्कर लगाता है। सामरिक मोड, यह एक पूर्ण या कुछ भी नहीं समूह मिशन है। यदि एक आदमी गैस छोड़ देता है तो बाकी को उसे फिनिश लाइन तक खींचना होगा। कोई भी आदमी पुरस्कार के रूप में दूसरा अंडा लेकर नहीं छोड़ा। कार्टर उन्हें थोड़ा आराम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे थक जाएंगे, लेकिन जाने से पहले एक बड़ा लाल झंडा गिरा देते हैं। मेरा सुझाव है कि आप बहुत गहरी नींद में न सोएं। ओह लड़का, अब राजकुमार आधी रात का कौन सा दुःस्वप्न पका रहा है। दोपहर का सूरज क्रूर है और अंतिम परीक्षा चल रही है। सूर्यास्त से पहले शहर के चारों ओर 3 चक्कर। सरल लगता है, डेड रॉन्ग। ये लोग धुएं से चल रहे हैं। लोहे की कुल्हाड़ी नियमों को स्पष्ट करती है। एक दूसरे का समर्थन करें, कोई भी हार नहीं मानता, अन्यथा तीसरा अंडा सभी के लिए गायब हो जाएगा। विनर को काटें। उसका गैस टैंक खाली है और वह गंदगी से टकराता है। लेकिन फिर मानसिक युद्ध शुरू हो जाता है। उसे वह स्वर्गीय दोपहर का भोजन याद आता है। क्या वह सचमुच टीम को निराश करेगा? उसका चेहरा देखो, शुद्ध पीड़ा
हताश इच्छा शक्ति में बदल रही है। वह वस्तुतः उस अंडे के लिए अपने टूटे हुए शरीर को गंदगी में घसीट रहा है। उठो वेन्नर। फिनिश लाइन युद्ध के मैदान की तरह दिखती है। हर जगह शव, पूर्ण थकावट। लोहे की कुल्हाड़ी और कार्टर सिर की गिनती करते हैं और तनाव मोटा है। 3 आदमी छोटे हैं। क्या उन्होंने हार मान ली? लेकिन रुकिए, क्षितिज की ओर देखिए। लापता लोग सूर्यास्त से निकलते हैं, वस्तुतः वेन्नर को फिनिश लाइन के पार ले जाते हैं। रोलांड बिल्कुल यही चाहता था। उसने उन्हें सच्चा भाईचारा बनाने के लिए मजबूर किया। कार्टर इस पस्त दस्ते को देखता है और फैसला छोड़ देता है। सब पार हो गए, प्रशिक्षण पूर्ण। भीड़ पागल हो जाती है। उन्होंने अंडा सुरक्षित कर लिया। रात हो जाती है और माहौल पूरी दावत में बदल जाता है। अलाव गरज रहा है और ये लोग नरक से बचने के बाद राजाओं की तरह खा रहे हैं। यहां तक कि आयरनैक्स भी शांत हो रहा है, कह रहा है कि वह तुरंत सो सकता है। कार्टर सहमत हो जाता है, लेकिन फिर सीधे चेहरे के साथ एक क्रूर साजिश मोड़ देता है। आज रात एक और सत्र है। आयरनैक्स स्तब्ध है। राजकुमार आधी रात को आपातकालीन सभा बुला रहे हैं। उन्हें लगता है कि दुःस्वप्न खत्म हो गया है, लेकिन रोलैंड उन्हें जगाने वाला है। महल के अंदर शोर शराबे वाले शिविर से देर रात की शांति में बदलाव करें। अन्ना प्रकट होता है। रोलैंड के अंतिम खेल पर सवाल उठाता है, क्योंकि वह मिलिशिया को अपनी जेब से भुगतान कर रहा है। रोलैंड ने एक सत्य बम गिराया। यह शहर की रक्षा करता है, इसका हर पैसा मूल्यवान है। वह और गहरा धक्का देती है। उन्हें पढ़ना क्यों सिखाएं? उनका जवाब ही कहानी का मूल है। शिक्षा उन्हें लड़ने का कारण देती है। एक उद्देश्य, सिर्फ भोजन नहीं। जब वह चुड़ैलों के बारे में पूछती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आवाज टूट जाती है। वे बस टूटी हुई आत्माएं हैं जो उस दुनिया में जीवित हैं, जो उनसे नफरत करती है। यह उनके भारी बोझ को उजागर करने वाला एक भावनात्मक क्षण है, तेजी से आगे बढ़ना। रोलैंड अकेला है, माहौल बोझिल है। वह एक लंबी रहस्यमय वस्तु को खोलता है। यह कोई तलवार या जादू नहीं है, यह ठंडा कठोर स्टील है। वह सावधानीपूर्वक बैरल को पहुंचता है और शीशे की गोली का निरीक्षण करता है। राजकुमार सिर्फ एक सेना को प्रशिक्षित नहीं कर रहा है, वह युग को उन्नत कर रहा है। तलवारों का युग आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। रोलैंड एक जादुई दुनिया में आग्नेयास्त्रों का परिचय करा रहा है। राक्षसी जानवरों को पता भी नहीं चलेगा कि उन पर क्या प्रहार हुआ। खेल बदल गया है। जंगल में गहरे कोई रिनरेरे रोलैंड ने अंततः अपनी उत्कृष्ट तकनीकी उत्कृष्ट कृति बंदूक का अनावरण किया। कार्टर ने इसे गंभीर रूप से संदेहपूर्ण रूप दिया, यह सोचते हुए कि यह सिर्फ एक भद्दा अजीब आकार का क्रॉसबो है। लेकिन रोलैंड केवल मुस्कुराता है और असली गुप्त सॉस, बारूद का परिचय देता है। राजकुमार वस्तुतः उन्हें चरण दर चरण मास्टर क्लास के माध्यम से चलाता है। काला पाउडर डालें, ठोस शीशे की गोली को बैरल के नीचे डालें, इसे बंद करें और निशाना लगाएं। कार्टर ने भारी बंदूक पकड़ ली। जंगल में बेहद घना तनाव है। वह धीमी सांस लेता है, अपने पैर रखता है और ट्रिगर दबा देता है। बूम! एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंजता है और हवा में घना धुआं भर जाता है। जब यह साफ हो जाता है तो उस भारी स्टील नाइट का कवच पूरी तरह से खुल जाता है, जैसे कि यह सस्ते टिश्यू पेपर से बना हो। हर कोई एकदम हैरान होकर खड़ा है। द एज ऑफ नाइट्स आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। आयरन एक्स बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाला है। आप उसकी आंखों में भारी त्रासदी देख सकते हैं। वह जानता है कि अगर उसके गिरे हुए भाइयों में राक्षसी जानवरों के खिलाफ यह पागलपन भरी मारक क्षमता होती तो वे आज भी जीवित होते। कार्टर उत्सुकता से बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में पूछता है, जो अभी भी सदमे से जूझ रहा है, और रोलैंड शांति से पुष्टि करता है कि सर्दियों के आने से पहले और अधिक उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन फिर राजकुमार पूरी श्रृंखला का सबसे कठिन उद्धरण छोड़ देता है। यह हथियार वास्तविकता को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन दिन के अंत में यह सिर्फ एक उपकरण है। आपके लिए सबसे मजबूत हथियार हमेशा विश्वास और अटूट वफादारी रहेगा। वह राइफलें सौंप देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये उसके योद्धाओं को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें शहर और उसके लोगों की रक्षा करने में मदद करने के लिए है। कार्टर और आयरनैक्स तुरंत सम्मान में एक घुटने पर बैठ गए। वे आधिकारिक तौर पर राजकुमार के लिए सवारी या मरना हमेशा के लिए हैं। इस बीच रोलैंड की भविष्यवादी सेना से पूरी तरह से अनजान, नफरत करने वाले लोग अपने आरामदायक दुश्मन के गढ़ में एक दिन पहले मैदान में मौज मस्ती कर रहे हैं। स्थानीय रईस लापरवाही से तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं और रोलैंड के साथ हंसी के पात्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे उसके मिलिशिया को भून रहे हैं।
इस तथ्य का मजाक उड़ा रहे हैं कि वह असली महान शूरवीरों को काम पर रखने के बजाय अतिरिक्त अंडे देकर साधारण किसानों को प्रेरित कर रहा है। अहंकारी गोरा रईस इस विचार पर पूरी तरह से अडिग है कि रोलांड सर्दियों के जानवरों के हमले के बाद उनकी मदद के लिए रोने लगेगा। लेकिन जो वृद्ध ड्यूक उन्हें देख रहा है वह हंस नहीं रहा है। वह बहुत ठंडा और गणना करने वाला है। वह लापरवाही से स्वीकार करता है कि रोलैंड की दीवारें नाजुक हो सकती हैं और उसकी सेना कूड़े जैसी दिख सकती है, लेकिन वह वास्तव में भयावह खतरा छोड़ देता है। फिर भी मैं उसे जीवित रहने का तनिक भी अवसर न दूंगा। एक घातक राजनीतिक तूफान चल रहा है और इन रईसों को रोलांड की संपूर्ण मारक क्षमता के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। सीमावर्ती शहर में सूरज डूब रहा है और आश्चर्य की बात यह है कि रैगटैग मिलिशिया वास्तव में एक वास्तविक सेना की तरह दिख रही है। यहां तक कि लोहे की कुल्हाड़ी भी उन्हें आकार देने के लिए चाबुक चला रही है। किनारे से देखकर ग्रेहाउंड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानता है। उसका सबसे अच्छा भाई ब्रायन वहीं का है। ब्रायन की घातक तलवारबाजी और घुड़सवारी कौशल के साथ वह चौथे राजकुमार का पक्ष पूरी तरह से जीत सकता था। ब्रायन ने हमेशा एक शूरवीर बनने का सपना देखा था और इस समय राजकुमार सेवा करने लायक बॉस की तरह दिख रहा है। ब्रायन ने प्रचार किया, ग्रेहाउंड को अपने साथ शामिल होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ शूरवीर बन सकें। लेकिन ग्रेहाउंड वह एक साधारण लड़का है। उसे फैंसी उपाधियों की जरूरत नहीं है। वह बस अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ साथ उनके घर की रक्षा करना चाहता है। यह एक संपूर्ण ब्रोमांस क्षण है, लेकिन इस दुनिया में खुशी के क्षण आमतौर पर तूफान से पहले की शांति ही होते हैं। रात्रि गश्त के लिए तेजी से आगे बढ़ें और चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। ब्रायन और ग्रेहाउंड अपने तथाकथित कप्तान के नेतृत्व में एक संदिग्ध केबिन मीटिंग में चले जाते हैं। पता चला कैप्टन के चाचा ड्यूक के साथ तंग हैं और ड्यूक गुस्से में है कि चौथा राजकुमार उसके क्षेत्र पर जोर दे रहा है। वह राजकुमार को उसकी जगह पर बिठाना चाहता है, लेकिन चूंकि राजघराने की हत्या करना जल्लाद के ब्लॉक तक पहुंचने का एक तरफना रास्ता है, इसलिए उनके पास एक गंदी योजना है। उसे वहीं मारो जहां उसे दर्द हो, भोजन की आपूर्ति। राक्षसों के महीनों से ठीक पहले राशन जलाकर राजकुमार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाएगा। इनाम, नाइटहुड और प्रमुख अचल संपत्ति। लेकिन ग्रेहाउंड के पास यह नहीं है। भोजन जलाने का मतलब है 4 महीने की भीषण सर्दी के दौरान पूरे शहर को भूखा मरने के लिए मजबूर करना। कैप्टन और उसके लालची ठगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि जब तक उन्हें भुगतान मिलता रहेगा स्थानीय लोग गंदगी खाएंगे। लेकिन यहां पेच है। खाना राजकुमार के महल में कसकर बंद कर दिया गया है। कप्तान द्वारा उन्हें लाने का एकमात्र कारण क्या था? वह जानता है कि ग्रेहाउंड एक परित्यक्त कुएं से होकर निकलता था जो सीधे महल के बगीचों में जाता था। यह एकदम सही पिछला दरवाजा है। कैप्टन उन्हें चरम रिश्वत की पेशकश करता है। ऐसा करो और तुम्हें अपनी चमकदार शूरवीर उपाधियां मिलेंगी। लेकिन ग्रेहाउंड अपनी बात पर कायम है। वह कुछ भारी सत्य बम गिराता है और घोषणा करता है कि असली शूरवीर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और कमजोरों की रक्षा करते हैं। जो कोई भी छोटी सी दुश्मनी के लिए निर्दोष लोगों की जान लेने को तैयार है, वह इस उपाधि का हकदार नहीं है। यह एक घटिया भाषण है और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, सचमुच उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है। एक ब्लेड सीधे उसकी पीठ में घुसा दिया जाता है। चूंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त का उसके सामने खून बह रहा है, ब्रायन सदमे में है। अपने गले में 2 ब्लेड लगाकर कप्तान एकदम स्पष्ट कर देता है, गेंद खेलो या अगला नंबर तुम्हारा है। माननीय नाइटहुड का सपना जागते हुए एक दुःस्वप्न में बदल गया। ब्रायन उन्हीं गद्दारों के साथ अंधेरी सुरंगों से गुजर रहा है जिन्होंने अभी अभी उसके सबसे अच्छे दोस्त की हत्या की थी। जैसे ही वे छाया से गुजरते हैं, ग्रेहाउंड के शब्द एक दर्दनाक भूत की तरह उसके दिमाग में गूंजते हैं। उसे याद है कि उसका भाई उसकी प्रशंसा करता था। उसे पूरा विश्वास था कि ब्रायन का राजकुमार के लिए एक महान शूरवीर बनना तय है। लेकिन ग्रेहाउंड ने कभी भी महिमा की परवाह नहीं की। उनके लिए अपने घर की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना ही सर्वोच्च पुरस्कार था। उसके दोस्त का खून व्यावहारिक रूप से अब भी गर्म है और ये यादें ब्रायन को अंदर से तोड़ रही हैं, क्योंकि वह हथियारों के बीच चुपचाप चल रहा है। कैप्टन का हिट दस्ता महल की गहराई में जाने के लिए परित्यक्त कुएं का उपयोग करते हुए गहराई तक धकेलता है। वे बड़े पैमाने पर जटिल मशीनरी, अजीब तकनीक जिसे वे समझ भी नहीं सकते, को पार करते हुए सीधे रसोई के नीचे खाद्य गोदाम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अपनी मृत आंखों से घूरने के पीछे ब्रायन अपने ही दिमाग में एक युद्ध लड़ रहा है। कप्तान को लगता है कि उसने ब्रायन को कसकर बांध रखा है
पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन उसने उस व्यक्ति को बहुत कम आंका जिसने अभी अभी अपने भाई को खोया है। ब्रायन जो भी कदम उठाता है वह शुद्ध शुद्ध क्रोध से प्रेरित होता है। वह यहां कुछ खाना जलाने के लिए नहीं आया है, वह यहां दीवारों को खून से रंगने के लिए आया है। एक बार जब वे गोदाम में पहुंचे तो ब्रायन बिल्कुल टूट गया। वह इन गद्दारों को अपने शहर को भूखा रखने से इनकार करते हुए अपना ब्लेड निकालता है और ग्रेहाउंड का बदला लेने के लिए हताश एक व्यक्ति पर हमला करता है। वह खुद को संभाले हुए है, गुर्राहटों को दूर कर रहा है, लेकिन फिर अंतिम मालिक छाया से बाहर निकल जाता है। लोंगसोंग गढ़ के कुख्यात शूरवीर लॉर्ड वाइपर से मिले। पता चला ड्यूक रयान ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना शीर्ष कुत्ता भेजा कि काम पूरा हो जाए। वाइपर बिल्कुल अलग स्तर पर है। वह ब्रायन को आसानी से अपने वश में कर लेता है और उसे ठंडे पत्थर के फर्श पर गिरा देता है। क्रूर सत्य, ब्रायन को कभी भी नाइटहुड नहीं मिलने वाला था। उसे यहां बिल्कुल बलि का बकरा बनाने के लिए लाया गया था। वह आगजनी करने वाला जिसने आग लगाई और आग में जलकर मर गया। जैसे ही ब्रायन का खून बहता है उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वह मानसिक रूप से ग्रेहाउंड से माफी मांगता है। वह शूरवीर नहीं बन सका और वह अपने मित्र का बदला भी नहीं ले सका। पूर्ण निराशा। लेकिन जब कप्तान अंतिम प्रहार करने ही वाला होता है तो तहखाने से एक डरावनी आवाज गूंजती है। एक रहस्यमयी लबादाधारी आकृति आगे बढ़ती है। वाइपर यह सोचकर मुस्कुराता है कि यह सिर्फ एक लड़की है जो गलत समय पर गलत जगह पर है और उस पर झपटता है। बड़ी गलती। पलक झपकते ही और आप अलौकिक गति की चमक से चूक जाते हैं। वह छाया के बीच से गुजरती है और सफाई से वाइपर की बांह को काट देती है। अपनी चमकती लाल आंखों से अंधेरे को चीरते हुए वह खून बहते अभिजात वर्ग को देखती है और एपिसोड की सबसे कठिन रेखा छोड़ देती है। गटर से रेंगने वाले चूहों, मेरी सूखी मछली से अपने गंदे पंजे हटाओ। डायन घर में है और कक्षा आधिकारिक तौर पर खारिज कर दी गई है। ब्रायन पट्टियों में लिपटे ठंडे पसीने में जागता है, लेकिन दुःस्वप्न खत्म नहीं हुआ है। यह बिल्कुल अलग है। चौथा राजकुमार स्वयं अपने बिस्तर के पास अपने आंतरिक घेरे के पास खड़ा है। रोलैंड ने खाद्य आपूर्ति को बचाने के लिए ब्रायन को सीमावर्ती शहर का पूर्ण नायक बताते हुए कुछ भारी प्रशंसा की, लेकिन वे शब्द ब्रायन के मुंह में राख की तरह महसूस होते हैं। वह अपने चेहरे से आंसू बहाते हुए रोता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ग्रेहाउंड ही असली हीरो है। यह शुद्ध उत्तरजीवी के अपराध बोध का एक गंभीर क्षण है, लेकिन रोलैंड दिखाता है कि वह एक बॉस क्यों है जिसका आप अनुसरण करना चाहते हैं। वह सिर्फ खोखली सहानुभूति नहीं देता है, वह ग्रेहाउंड को उचित सम्मानजनक अंतिम संस्कार का वादा करता है और जीवन भर उसके परिवार की देखभाल करने की कसम खाता है। वह पुष्टि करता है कि उन्होंने क्रूर न्याय का वादा करते हुए कप्तान और कुलीन शूरवीर को पकड़ लिया है, और फिर वह अंतिम इनाम छोड़ देता है। सर्दी खत्म होते ही ब्रायन को नाइटहुड मिल जाएगा। उसने इसे खून से कमाया। लेकिन जैसे ही राजकुमार कमरे से बाहर निकलता है, माहौल भावनात्मक से सीधे राजनीतिक शतरंज में बदल जाता है। रोलांड अपराधियों को फांसी देने की कसम खाता है, लेकिन उसके मंत्री बारोव उस पर कठोर वास्तविकता का प्रहार करते हैं। इस विकृत सामंती व्यवस्था में न्याय की एक कीमत होती है, क्योंकि कैप्टन के एक बैरन के साथ अच्छे रक्त संबंध हैं और वाइपर ड्यूक रयान के लिए काम करने वाला एक विशिष्ट शूरवीर है। कानून वास्तव में उन्हें क्षतिपूर्ति राशि के साथ झल्लाद के ब्लॉक से बाहर निकलने का रास्ता खरीदने की अनुमति देता है। बारोव सलाह देते हैं कि इसे सुरक्षित रखें और ड्यूक की अगली चाल देखने का इंतजार करें। यह एक भ्रष्ट धांधली वाला खेल है जहां अमीरों को हत्या की खुली छूट मिलती है, लेकिन रोलैंड आपका औसत शाही नहीं है। सतह पर राजनीतिक खेल खेलते समय वह गुप्त रूप से अपने वफादार शूरवीर कार्टर को ब्रायन को चुपचाप ठीक करने के लिए उपचार करने वाली जादूगरनी नाना को लाने का आदेश देता है। वह अपने कार्ड अपने सीने के पास रख रहा है। संकेत मिलने पर भ्रष्टाचार सीधे सिंहासन कक्ष के दरवाजों से होकर गुजरता है। नकली क्षमा याचना में एक मास्टर क्लास लगाते हुए बैरन बोरिस में प्रवेश करें। वह अपने भतीजे गद्दार कप्तान की तरह व्यवहार करता है, जिसने महल में घुसकर शहर की जीवन रेखा को जलाने की कोशिश करके एक छोटी सी मूर्खतापूर्ण गलती की है। चीजों को सुचारू करने के लिए बोरिस ने क्षतिपूर्ति के रूप में मेज पर सोने की शाही वस्तुओं से भरा एक संदूक रख दिया, मूल रूप से एक हत्यारे का जीवन खरीदने के लिए एक कानूनी रिश्वत। लेकिन बोरिस लालची हो जाता है। वह लापरवाही से पकड़े गए शूरवीर वाइपर का उल्लेख करता है, जो इस बात पर मूर्खता कर रहा था कि कैसे ड्यूक के कुलीन रक्षक इस दुर्घटना में समाप्त हो गए। एक घिनौनी मुस्कान के साथ बोरिस वाइपर की आजादी खरीदने के लिए 50 सोने के सिक्के और देने की पेशकश करता है और राजकुमार से दया दिखाने के लिए कहता है।
उसे पूरी उम्मीद है कि रोलैंड नकदी ले लेगा और एक अच्छी छोटी कठपुतली की तरह राजद्रोह को गलीचे के नीचे दबा देगा। तनाव इतना गहरा है कि तलवार से काटा जा सकता है। क्या राजकुमार चारा लेगा या यह बैरन एक बहुत दर्दनाक सबक सीखने वाला है? सिंहासन कक्ष में तनाव चरम पर है। बैरन बोरिस को लगता है कि उसकी जेब में सोने का एक संदूक है, जिससे राजकुमार को उम्मीद है कि वह राजद्रोह को दबा देगा। रोलैंड एक सेकंड के लिए साथ खेलता है। ड्यूक के साथ सीधे युद्ध से बचने के लिए हत्या के प्रयास को एक व्यक्तिगत कार्य के रूप में मानने पर सहमत होता है, लेकिन फिर वह स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पलट देता है। वह रिश्वत लेने के बजाय देशद्रोहियों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा सुना देता है। बैरन घबरा जाता है और जेल से बाहर निकलने का अंतिम मुफ्त कार्ड निकालने की कोशिश करता है। ईश्वर के नाम पर महान अपराधों को क्षमा किया जा सकता है। रोलैंड पलक भी नहीं झपकाता और सीजन की सबसे ठंडी रेखा गिरा देता है। यदि उन्हें क्षमा करना ईश्वर की इच्छा है तो मैं उन्हें ईश्वर से मिलने के लिए भेजूंगा। बिल्कुल वहशी। यहां तक कि वह डरे हुए बैरन को फांसी देखने के लिए भी मजबूर करता है। शहर के चौराहे पर रोलैंड एक मास्टर क्लास पीआर कथा का सूत्रपात करता है। सार्वजनिक रूप से कुलीनों को फांसी देता है और ब्रायन और ग्रेहाउंड को पूर्ण पौराणिक स्थिति तक पहुंचाता है। उस रात बाद में जब नाइटिंगेल छाया से बाहर निकलती है तो रोलैंड बालकनी पर ठंड से आराम कर रहा होता है। वे परस्पर सम्मान का क्षण साझा करते हैं और रोलैंड अपने शॉट को पेशेवर तरीके से शूट करने का निर्णय लेता है। वह उसे अपने निजी अंगरक्षक के रूप में एक वैध नौकरी प्रदान करता है, जिसमें मासिक वेतन, सप्ताहांत की छुट्टी और वार्षिक भुगतान वाली छुट्टी शामिल है। कोकिला वहां बफरिंग करती हुई खड़ी है, इन आधुनिक श्रम अधिकारों से पूरी तरह स्तब्ध। लेकिन चीजें बहुत तेजी से अविश्वसनीय रूप से गहरी हो जाती हैं। वह उसके पाखंड को उजागर करती है। वह भगवान के नाम पर रईसों को कैसे मार सकता है, साथ ही चुड़ैलों की रक्षा भी कर सकता है, जो कि चर्च द्वारा सिखाई गई हर बात के खिलाफ है। रोलैंड पीछे नहीं हटता। वह एक भारी धार्मिक सत्य बम गिराता है। वह भ्रष्ट चर्च को वास्तविक देवत्व से अलग करता है, यह घोषणा करते हुए कि न्याय को स्थिति के प्रति अंधा होना चाहिए। वह वही कर रहा है जो उसके लोगों के लिए सही है। और उनका समापन वक्तव्य, यदि ईश्वर यह नहीं समझता है तो वह ईश्वर नहीं है। कोकिला एकदम अवाक रह गई। यह सिर्फ एक राजकुमार नहीं है, यह एक क्रांतिकारी है। सूरज की रोशनी वाली पहाड़ी पर एक विशाल खूबसूरत पेड़ के नीचे ब्रायन ग्रेहाउंड की कब्र पर जाता है। यहां भावनात्मक क्षति भारी है। वह सफेद कुमुदिनी लाया और वह कड़वी मीठी खबरें लाया। राजकुमार ने अपनी बात रखी। ब्रायन को आधिकारिक तौर पर नाइटहुड मिल रहा है, जिसका उन दोनों ने सपना देखा था, लेकिन यह जीत अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ साझा किए बिना अविश्वसनीय रूप से खोखली लगती है। आंसुओं को झकझोर देने वाले अंतिम वादे में ब्रायन अपनी तलवार लहराने और अपने पास मौजूद हर चीज से सीमावर्ती शहर की रक्षा करने की शपथ लेता है। ग्रेहाउंड की इच्छा को सदैव जारी रखना। वह अपने भाई को अंतिम हृदय विदारक अलविदा कहता है। शहर सुरक्षित है, लेकिन घाव स्थायी हैं। ड्यूक रयान गुस्से में है। रोलैंड ने अभी अभी अपने आदमियों को मार डाला है और ड्यूक सीमावर्ती शहर पर मार्च करने और राजकुमार की खोपड़ी को एक प्याले में बदलने के लिए तैयार है। लेकिन उनके युवा सलाहकार आगे आते हैं और कुछ ठंडे कठोर तर्क देते हैं। आप परिणामों के बिना शाही खून पर युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते। वह एक क्रूर 3 चरणों वाला मास्टर प्लान बनाता है। सबसे पहले झुलसी हुई पृथ्वी कार्ड खेलें। रोलैंड को भूख से मरते हुए गढ़ में सभी भोजन और लोगों को इकट्ठा करो। दूसरा, पहले राजकुमार से किसी भी बैकअप को रोकने के लिए चौक पॉइंट को लॉक कर दें। तीसरा, इसका इंतजार करें, राक्षसों के महीने बिल्कुल नजदीक हैं। जब राक्षसी भीड़ मुफ्त में गंदा काम कर सकती है तो सैनिकों को बर्बाद क्यों करें? यदि रोलैंड किसी तरह सर्दी से बच जाता है तो वे उसे कुचल देंगे और उसकी मौत का दोष जानवरों पर डाल देंगे। यह एक दोष रहित गला काट रणनीति है। ड्यूक इसे खरीदता है। रोलैंड आधिकारिक तौर पर समय की टिक टिक पर है। इस बीच सीमावर्ती शहर में वापस रोलैंड इस मध्ययुगीन दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। वह अपने अंतिम त्रुप के पत्ते, एक विशाल लौह उपकरण का अनावरण करने के लिए अपने आंतरिक घेरे को इकट्ठा करता है। वह अन्ना को संकेत देता है और वह भट्टी को प्रज्वलित करने के लिए अपने अग्नि जादू का उपयोग करती है। जैसे ही पानी उबलता है और गियर घूमने लगते हैं, चालक दल के होश उड़ जाते हैं। रोलैंड ने आधिकारिक तौर पर भाप इंजन नंबर 1 पेश किया। चीफ नाइट कार्टर बड़े पहियों को घूमते हुए देखता है और भयानक सच्चाई का एहसास करता है। इस मशीन की अजेय शक्ति संभ्रांत शूरवीरों की एक पूरी टोली को मजाक जैसा बना देती है। एक शूरवीर को प्रशिक्षित करने में 15 साल लगते हैं, लेकिन इस जानवर को बनाने में केवल कुछ ही दिन लगते हैं।
कार्टर को यह सोचकर अस्तित्व संबंधी संकट होने लगता है कि क्या शूरवीर अप्रचलित हो गए हैं, लेकिन रोलैंड ने इसे तुरंत बंद कर दिया। नाइटहुड एक भावना है, सिर्फ घोड़े की सवारी करना नहीं। बंदूकें धनुष की जगह ले लेंगी और यह भाप इंजन, यह उनकी नई लौह घुड़सवार सेना है। लेकिन रोलैंड अभी इस तकनीक को युद्ध के मैदान में नहीं उतार रहा है, वह लंबा खेल खेल रहा है। तत्काल लक्ष्य उनकी अर्थव्यवस्था को सुपरचार्ज करना। वह इंजन को उत्तरी ढलान खदान पर तैनात करने का आदेश देता है। हमें बिछाई जा रही पटरियों और भारी मात्रा में अयस्क ढोने वाले भाप इंजन का एक महाकाव्य संग्रह मिलता है, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। शारीरिक श्रम तुरंत कम हो जाता है और उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ जाती है। खनिक इस यांत्रिक जानवर से पूरी तरह से उत्साहित होकर जयकार कर रहे हैं, लेकिन रोलैंड किसी से भी बेहतर जानता है, महान शक्ति के साथ बड़े पैमाने पर जोखिम भी आते हैं। यदि उच्च दबाव वाली भाप उड़ती है तो यह सचमुच मौत का जाल है। वह दबाव को कम करने से पहले तुरंत सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल, तेज सीटी की चेतावनी और अनिवार्य निकासी स्थापित करता है। बॉर्डर टाउन आधिकारिक तौर पर औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहा है और उनके दुश्मनों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अराजकता से पहले की शांति। छोटी नाना शैतानी कब्जे से भयभीत है, उसका दिमाग डरावनी कहानियों से भरा हुआ है। लेकिन अन्ना, वह अब अलग बन चुकी है। जब तक रोलैंड ने उसे लड़ने का कारण नहीं दिया, तब तक वह सोचती थी कि मौत ही उसके लिए एकमात्र रास्ता है। उसने कुछ भारी ज्ञान गिरा दिया। आपको सांस लेते रहने का कारण ढूंढना होगा, भले ही वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो। नाना अपने डर के बावजूद सिर्फ अपनी योग्यता साबित करना चाहती है और राजकुमार की मदद करना चाहती है। बूम, हकीकत की जांच। कार्टर अचानक अंदर आता है और माहौल तुरंत खत्म हो जाता है। एक कर्मचारी ने भाप इंजन पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को छोड़ दिया और फोरमैन आयरन हेड ने जलती हुई उच्च दबाव वाली भाप से भरा एक चेहरा पकड़ लिया। यह बुरा है, जैसे बुरी रात में जीवित नहीं रह पाऊंगा। रोलैंड संकोच नहीं करता, वह उन्हें नाना को लाने का आदेश देता है। बारोव ने गोलियों से पसीना बहाना शुरू कर दिया, चेतावनी दी कि खनिकों के सामने एक चुड़ैल को उजागर करने से उनका भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन रोलैंड पूर्ण गीगाचड़ ऊर्जा, उन्होंने डर को अपनी औद्योगिक क्रांति को पटरी से उतरने देने से इनकार कर दिया। वह छाया में छिपने की अपेक्षा जीवन बचाने को प्राथमिकता देता है। नाना आते हैं और एक डरावनी फिल्म से सीधे तौर पर खून निकल आता है। वह ठिठुर रही है। रोलैंड ने धीरे से बात करते हुए उससे कहा कि इसके साथ एक घायल जानवर की तरह व्यवहार किया जाए। वह अपना जादू चलाती है और चमकती हरित ऊर्जा सचमुच पिघले हुए मांस को वापस एक साथ जोड़ देती है। यह एक निर्दोष चमत्कार है, लेकिन नासमझ नाबालिग वे तुरंत पैनिक बटन दबा देते हैं। आसुरी शक्ति, एक डायन। रोलैंड पूरी तरह से निडर होकर भीड़ के ठीक बीच में आ जाता है। वह एक विशाल सत्य बम गिराता है। चर्च ने आपसे जो कुछ भी कहा वह सरासर झूठ है। चुड़ैलें राक्षस नहीं हैं, वे हमारे परम सहयोगी हैं और वे इस शहर की रक्षा के लिए लड़ेंगे। कार्टर अपने राजा का समर्थन करता है और भीड़ पर आंखें खोलने के लिए चिल्लाता है। उसने अभी अभी एक जीवन बचाया है। असली खलनायक भ्रष्ट रईस और चर्च। कथा आधिकारिक तौर पर पलट गई है, लेकिन जश्न मनाने का कोई समय नहीं है। बरोव ने स्थिति पर एक और परमाणु हमला किया। नाना के पिता बैरन पाइन ने अभी अभी महल पर धावा बोला है। शब्द बाहर है। वह जानता है कि उसकी बेटी एक डायन है और स्थिति प्रतिकूल होती जा रही है। रोलैंड ने अन्ना को वहीं रुकने और बच्चों को संभालने के लिए कहा। वह घूमता है, उसका व्यवहार बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। वह अपना मुकुट धारण करता है। रहस्य खुल गया है। हनीमून का द्वार खत्म हो चुका है और राजनीतिक जंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। वह कहते हैं, अपरिहार्य अब हम पर है, चलो उससे मिलने चलते हैं। शुद्ध सिनेमाए क्लिफेंजर। बैरन पाइन सिंहासन कक्ष में घुस जाता है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। वह उन्मत्त है और रोलैंड से नन्ना को तुरंत सौंपने की मांग कर रहा है। वह सोचता है कि राजकुमार ने उसकी बेटी को डायन होने के कारण गिरफ्तार कर लिया है और वह उसे वापस पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। बैरन वास्तव में अपनी तलवार शाही खून पर खींचता है। कार्टर तुरंत आगे बढ़ता है, स्टील से टकराता है, उसे नीचे गिराने के लिए तैयार होता है। लेकिन फिर बैरन एक बड़ा मोड़ देता है। वह चिल्लाता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि चर्च क्या सोचता है और उसे इसकी परवाह नहीं है कि वह एक डायन है। वह सिर्फ अपनी छोटी बच्ची की रक्षा करना चाहता है। रोलैंड ने स्थिति को पूरी तरह से खराब कर दिया। उसने खुलासा किया कि वह नाना को चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं लाया था। वह उसकी रक्षा करने और उसकी क्षमताओं को प्रशिक्षित करने के लिए उसे महल में ले आया। यह महसूस करने के बाद कि उसने एक बड़ी गलतफहमी के कारण लगभग आकस्मिक राजद्रोह किया है,
बैरन गहराई से झुकता है और माफी मांगता है। ठीक संकेत पर नन्हा नाना हॉल में आ जाता है और सीधे अपने पिता की बाहों में दिल छू लेने वाले आलिंगन के लिए दौड़ पड़ता है। वाइब तेजी से घातक से स्वास्थ्यप्रद में बदल जाता है। बैरन नाना द्वारा एक गाड़ी से कुचली गई बिल्ली का इलाज करने के बारे में एक प्रफुल्लित करने वाली कहानी बताता है। उसके जादू की बदौलत बिल्ली अपने टूटे हुए पैर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक ओलंपियन की तरह तेजी से भाग गई। यह साबित करता है कि बैरन ने उसे कभी एक राक्षस के रूप में नहीं देखा, सिर्फ अपनी अनमोल बेटी के रूप में। रोलैंड अपनी पिच बनाता है। वह बैरन से नाना को सीमावर्ती शहर में रहने देने के लिए कहता है। उसका उपचार जादू राक्षसों के आगामी महीनों के लिए एक पूर्ण गेम चेंजर बनने जा रहा है, लेकिन बैरन ने उसे कड़ी चोट दी। वह सोचता है कि वह सिर्फ एक बच्ची है जो छोटे जानवरों के साथ पशु चिकित्सक का खेल खेल रही है, और वह खतरे से भयभीत है। वह उसे गढ़ में ले जाने और उसे अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए छिपाने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहा है। रोलैंड की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह संकेत देता है कि वास्तविक खतरा अब केवल राक्षसी जानवर नहीं है, जिसका अर्थ है कि ड्यूक का आसन्न हमला होगा और वह उन्हें जाने नहीं दे सकता। इससे पहले कि बहस बढ़े, कार्टर ने दरवाजा खोल दिया। खनिक अंदर आते हैं, जिसमें आयरनहेड भी शामिल है, वह व्यक्ति जिसका चेहरा पहले व्यावहारिक रूप से पिघल रहा था। बैरन एक चुड़ैल का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बजाय खनिक अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। उनके पास पिचकारी नहीं, शुद्ध कृतज्ञता है। आयरनहेड नाना को अपनी वास्तविक देवी कहता है और उसकी जान बचाने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। वे घोषणा करते हैं कि चर्च ने उन सभी को मूर्ख बनाया है और वे उसकी दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। नाना खुशी से रोने लगे। अंततः स्वीकार किए जाने का एहसास हुआ और बैरन, वह अपनी शापित बेटी को एक नायक के रूप में पूजे जाते देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आंगन में डूबते सूरज की फीकी पड़ रही रक्त लाल रोशनी में नहाया हुआ रोलैंड परम मनोवैज्ञानिक शतरंज चाल को अंजाम देता है। वह केवल बैरन पाइन पर आदेश नहीं भोंकता, वह मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को मान्य करता है। वह बैरन के दिवंगत पिता का पालन पोषण करता है, जो एक महान कट्टर शूरवीर था, जो एक बार खुले युद्ध के मैदान में एक विशाल दुस्वप्न संकर राक्षसी जानवर के खिलाफ खड़ा हुआ था। रोलैंड ने सहजता से बताया कि बैरन महल की दीवारों के पीछे छिपा हुआ कोई नरम, लाड़ प्यार वाला, रेशम पहनने वाला कुलीन व्यक्ति नहीं है। वह अभी भी अपने भारी युद्ध के घाव वाले कवच पहनता है, अपनी भरोसेमंद तलवार रखता है और उसके हाथों में एक सच्चे फ्रंटलाइन योद्धा की खुरदुरी कॉलस होती है। वह बैरन को मृत अवस्था में देखता है और उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। बैरन स्पष्ट रूप से फटा हुआ, कांपता हुआ और डरा हुआ है। अपने अनमोल नाना को उस गढ़ में वापस भेजना चाहता है जहां वह सुरक्षित माना जाता है, लेकिन रोलैंड उस भ्रम को ठंडी क्रूर वास्तविकता से टकराकर चकनाचूर कर देता है। यदि गढ़ में भ्रष्ट सरदारों को पता चला कि नाना एक डायन है, तो वे उसे मौके पर ही मार डालने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन यहां सीमावर्ती शहर में लोग सचमुच उस जमीन की पूजा करते हैं जिस पर वह एक अभिभावक देवदूत की तरह चलती है। सौदे पर मुहर लगाने के लिए रोलांड खुद खूनी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का वादा करता है और अपने मुकुट पर शपथ लेता है कि यदि शहर गिरता है तो नाना सुरक्षा के लिए निकाले जाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इस कच्चे, निर्विवाद गीगा चैड नेतृत्व से अभिभूत होकर बैरन की सुरक्षा पूरी तरह से ढह गई। वह अपने जीवन, अपने ब्लेड और राजकुमार के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा की कसम खाते हुए एक घुटने के बल गिर जाता है। घड़ी टिक टिक कर रही है और सीमावर्ती शहर अधिकतम गति की ओर बढ़ रहा है। हमें एक कट्टर प्रशिक्षण असेंबल मिलता है। लोहार लगातार घातक स्टील को हथौड़ा मारते हैं और मिलिशिया क्रूर पाइक ड्रिल चलाती है। अभूतपूर्व शस्त्रागार बनाने के लिए हजारों की संख्या में गोलियां बरसाई जा रही हैं। यहां तक कि कुलीन रक्षकों और भाड़े के सैनिकों को भी युद्ध मानचित्रों में फंसा दिया गया है। सबसे निचले खनिक से लेकर मुख्य शूरवीर तक हर एक आत्मा पीस रही है। वे सिर्फ सर्दियों के तूफान के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, वे लोहे से ढंका किला भी बना रहे हैं। इस बीच महल की ठंडी छाया में एक बिल्कुल अलग तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है। घातक हत्यारी, चुड़ैल, नाइटिंगेल अंधेरे से अलग होने वाले भूत की तरह अन्ना और नाना के कमरे में घुस जाती है। वह अन्ना को भर्ती करने की कोशिश करती है, उसे चेतावनी देती है कि वह अकेले क्रूर सर्वनाशकारी सर्दी में जीवित नहीं रह पाएगी। यहां तक कि अपने पागल बड़े पैमाने पर भयानक जादुई भंडार के साथ नाइटिंगेल पवित्र पर्वत के बारे में शांत, श्रद्धापूर्ण स्वर में बात करती है
एक पौराणिक छिपा हुआ यूटोपिया जहां चुड़ैलें अंततः दमनकारी पिंजरों और सामान्य पुरुषों के पूर्वाग्रहों से दूर वास्तव में स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। लेकिन अन्ना के पास यह सब नहीं है। वह हत्यारे को पूरी तरह से बंद कर देती है, अपनी खुद की दुखद दुखद पृष्ठभूमि को छोड़ देती है। वह धुएं की दमघोंटू गंध को याद करती है जब उसकी मां आग में जलकर मर गई थी, और वह अंतिम विश्वासघात जब उसके अपने हाड़ मांस के पिता ने उसे महज 25 सोने के सिक्कों के लिए जल्लाद को बेच दिया था। यह रोलैंड ही था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसे उस वास्तविक नरक से बाहर निकाला। अपनी नीली आंखों में चमकती शुद्ध, उग्र, अटल निष्ठा के साथ ऐना घोषणा करती है कि उसे अब और भागने की जरूरत नहीं है। उसे अपना पवित्र पर्वत पहले ही मिल चुका है और वह यहीं सीमावर्ती शहर में है। जैसे ही वह माइक ड्रॉप लाइन देती है, छोटे नाना हाँफते हैं और ठंडी खिड़की की ओर इशारा करते हैं। छोटे छोटे बर्फीले सफेद कण गहरे काले आकाश से नीचे की ओर बहने लगते हैं। बर्फ अंततः यहां है। राक्षसों के भयानक महीने आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए हैं। आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मैं हमारे पहले चैनल सदस्य को एक बड़ा धन्यवाद भेजना चाहता हूं। मैं वास्तव में चैनल से जुड़ने और समर्थन करने के लिए आपकी सराहना करता हूं।